तो दिल्ली तक के दर्शकों के लिए हम खास पॉडकास्ट का सफ़र अब शुरू कर रहे हैं और इस खास सफ़र में खास मेहमान से आपको मिलाएंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको आप कई तरीक़ों से देख चुके हो और मिल चुके हो, जान चुके हो। नाम है संदीप दीक्षित। जी हाँ, काफ़ी पॉपुलर नेम है। कांग्रेस के नेता हैं। इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे थे। एक पहचान ये भी है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के वो बेटे भी हैं और काफ़ी सारी बातें उनसे आज होने वाली हैं। मौजूदा देश में जो मुद्दे सियासी तौर पर चल रहे हैं उनको लेकर बात करेंगे, उनके अपने सियासी और पर्सनल सफ़र पर भी बात करेंगे। तो बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आके। संदीप जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है सियासी तौर पर। आपने घर में, परिवार में भी काफ़ी चीज़ें होते हुए देखी हैं। माँ क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री भी रहीं, उनका अपना सियासी सफ़र रहा, लेकिन उस सियासी सफ़र से पहले जो एक बच्चा होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, लखनऊ में आपका जन्म हुआ, उसके बाद आप दिल्ली आए, किस तरह से आपका बचपन बीता, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। बचपन तो शायद सामान्य जैसे औरों का बीतता है। यही अलग बात थी कि क्योंकि मेरे परिवार में राजनीति थी और सरकार से जुड़े हुए थे। दादाजी मेरे, जब मैं समझ लीजिए होश मैंने पकड़े होंगे 3-4-5 साल का हुआ होगा। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था। पिताजी आईएएस में थे, लखनऊ में पोस्टेड थे। तो जो सरकारी कॉलोनियाज होती हैं उसमें रहते थे, वहीं बच्चों के साथ हम लोग आपस में खेला करते थे। और ये समझ लीजिए मैं 4-5 साल का हूँगा तब मैं दिल्ली आया था। थोड़ा सा मुझे उतना हल्का हल्का याद है। तो पहले मेरे दादाजी एमपी थे दिल्ली में, उसके बाद मिनिस्टर बने। तो बचपन जो है वो एक तरीके से सरकारी बंगलों में, मकानों में, उनकी कॉलोनीज़ में बीता। और क्योंकि दिल्ली तब बिल्कुल अलग थी, लखनऊ भी इतना घना नहीं था जितना आज है, और लखनऊ के भी जो सरकारी इलाके थे वो सरकारी थे। अब तो ज़्यादा मिक्स हो गया हर जगह। तो एक समझ लीजिए उस परिप्रेक्ष्य में, और उस समय शायद सरकारी आवासों में, सरकारी कॉलोनियाँ थोड़ा ज़्यादा सादगी में रहती थी, थोड़ा ज़्यादा इतना तनख्वाह भी नहीं मिलती थी लोगों की। तो कई तरह से माने तो एक सामान्य जीवन उसमें बिताया। दिल्ली में फिर मैं स्कूल में पढ़ने लगा और मैं राजनीति देखता था, लेकिन राजनीति में ना रुचि थी ना कोई ज़्यादा समझ थी। हमको लगता था कि ठीक है, भीड़ भाड़ आती है। राजनीति का मज़ा जैसे हमको आता था होली पे। मुझे होली तब भी और आज भी मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट माने तो त्यौहार है, या दिन मानो पूरे साल का। तो तब होली को, बल्कि क्योंकि बहुत लोग आते थे, सब पे रंग फेंकना, बदमाशी करनी, वो एक मज़ा बहुत रहता था। मेरे को भी होली मुझे भी बहुत पसंद है। और हम तो अभी भी पक्के रंग से खेलते हैं, बल्कि लोग बहुत परहेज करते हैं। क्योंकि आजकल क्या हुआ, एक तो ये बड़ा शुरू हो गया है नेचुरल कलर्स। तो मैं आई एम प्लीडिंग गिल्टी, लेकिन मैं नेचुरल रंग से नहीं खेलता हूँ, मुझे पक्के रंग चाहिए। तो लोग थोड़ा परहेज करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इतना मैं जानता हूँ कि माँ बाप सीरियस उस समय स्ट्रिक्ट होते थे। आजकल तो और तौर तरीके हैं बच्चों को बड़ा करने के। तो पिटाई भी हो जाती थी, मतलब मार अच्छी खासी पड़ती थी। और कौन ज़्यादा पिटाई करता? माँ ज़्यादा मारती थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई देखती थी। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चा नहीं था। होमवर्क नहीं करना है, क्लास में नोट्स नहीं लेने, इम्तिहान के समय दिक्कत होती थी। तो पहले सिस्टम होता था कि फिर कोलीग के पास चले जाओ, क्लास के नोट्स कॉपी करो, ये सब छोटी छोटी झूठ बोल देना। अच्छा, लेकिन तब क्या था कि अब आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के रिजल्ट्स आए तो पेरेंट्स से साइन कराने हैं, कैसे साइन करें, ये सब बड़ा उसमें हमें मार भी पड़ती थी। पर ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई उनका ये प्रेशर नहीं था कि आपके नंबर बहुत आए। ये मैंने देखा ना मदर की तरफ से ना फादर की तरफ से। तब तो फर्स्ट डिवीजन आना किसी सब्जेक्ट में बहुत होता था, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात होती थी हम लोगों के समय में। तो ये था कि नहीं, ठीक ठाक रीजनेबल नंबर रखो, फेल मत हो। और लेकिन हाँ, होमवर्क करो। क्योंकि फिर क्या था कि स्कूल से अगर फ़ोन आएगा और माँ बाप को जाना पड़ेगा तो फिर मार पड़ती थी, स्कूल में भी मार पड़ती थी। तो एक तो मार पड़ने की आदत हो गई, फिर उससे बचें कैसे, तो तमाम उसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा, क्या था कि क्योंकि तब क्या था, हम लोग मैदान में बहुत खेलते थे। घर में भी बड़े थे, क्रिकेट खेली। जैसे मेरे को रावण बनने का बड़ा शौक था। मैं जब भी रामलीला होती थी, ये नहीं जाने क्यों रावण के प्रति आज भी, मतलब मैं उसमें कोई धार्मिक चीज़ नहीं डाल रहा हूँ, एक कैरेक्टर के प्रति। क्योंकि मैंने नाटक बहुत किए ज़िंदगी में। मैंने कॉलेज में भी प्लेस किए हैं, कॉलेज के बाहर भी बहुत प्ले किए, बल्कि मुझे एनएसडी में एडमिशन मिला था। तो एक समय बड़ा मन करना था जाने का, लेकिन उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और तब मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में एडमिशन मिला। मेरी एमए फाइनल खत्म हो गई थी हिस्ट्री की। तो मम्मी ने पहली बार ज़िंदगी में करियर के बारे में कहा कि बेटा देखो, थिएटर तो आप कभी भी कर सकते हो,
एक करियर बना लूँ, तो फिर मैं इरमा में गया था। लेकिन तो क्या होता, तो उससे बड़ा शौक था रावण बनने का। तो मुझे याद है कि रथ तो मिलता नहीं था, एक ठेला था, तो ठेले पे हम लोग घूमते फिरते जो है तीर वीर चला के अपना अपना काम किया करते थे। लेकिन ये मतलब बचपन में आपका मतलब तो थोड़ा सा शैतानी भी रहती थी, स्कूल से भी बचते थे, मार भी पड़ती रहती थी। तो मैं ये मानूं कि परिवार का जो ब्रॉडर सर्कल होता है, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, वो परिवार ज़्यादा था। दादा दादी से कम मुलाकात होती थी, दादी थोड़ी बिगाड़ती थी, माँ बाप तभी मिलते थे जब उनको समझ लो जो टाइट करना होता था बच्चों को। बाकी दोस्तों में, कजन्स में, इसमें ज़िंदगी बीती, अच्छी रही। मतलब आप बता रहे थे कि एनएसडी में भी आपको एडमिशन मिल गया। क्या हुआ कि मुझे थिएटर का बहुत शौक था, ठीक है, और स्कूल तो में हीरो भी किया। बनना था आपको? नहीं एक्टिंग नहीं करनी नहीं, थी? नहीं 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 उस समय हीरो बन, एक तो फिल्म का कोई उस समय बड़ा था नहीं, दिल्ली में थिएटर बड़ा पॉपुलर होता था उस समय में। और बल्कि हम लोग दिल्ली में जब पले बड़े हुए, तो थिएटर आर्टिस्ट, दिल्ली के जो बड़े डायरेक्टर्स होते थे थिएटर के, वो एक तरीके से हम लोगों के लिए हीरोज होते थे। फिल्म का था, लेकिन अब शायद उस दिल्ली को मैं कैसे डिस्क्राइब, पर 70s और 80s की दिल्ली में थिएटर एक बड़ी चीज़ थी। बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट थिएटर से जाते थे, और थिएटर का मतलब आपकी क्या है, एनएसडी जाने की एक वो होती थी। तो एनीवे मैंने चुपचाप से दिया था, इंटरव्यू में भी मैं गया था। मुझे शायद बजाज साहब डायरेक्टर थे या क्या थे, मुझे मालूम नहीं है। तो एडमिशन का मुझे मालूम है कि लेटर आया था, उसी के साथ साथ मुझे इरमा का भी एडमिशन लेटर आया। तो फिर वो, अगर हो सकता है अगर पिताजी की उस साल मृत्यु ना हुई होती, डेथ नहीं हुई होती, ये बात है 2000 नहीं 2000 नहीं सॉरी 1987 की, 87 के जनवरी में उनकी डेथ हुई। 87 में मुझे डिसाइड करना था, क्योंकि एमए फाइनल ख़त्म हो रहा था। तो हो सकता है मैं मतलब थिएटर में चला गया होता, लेकिन एनीवे अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे इरमा में भी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जो था, वो वहाँ जो पढ़ने लिखने का मेरा, भाई हिस्ट्री की थी 5 साल, तो यहाँ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, ये सब बिल्कुल एक नई फील्ड सीखी। तो शायद माने कि अच्छा हुआ वहाँ गए, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें सीख पाए। अच्छा, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि शीला जी ने आपको कहा था कि थिएटर की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, अब मन हाँ, करता है हाँ, आपका थिएटर ज्वाइन करने? हाँ अभी बहुत करता, बट अब क्या हुआ है, इसी खासकर एमपी बनने के बीच में मैं कॉलेज के बाद फिर इरमा चला गया आनंद। उसके बाद मैंने उदयपुर में एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है सेवा मंदिर, वहाँ काम किया। फिर टाटा एनर्जी में दिल्ली में कुछ पास में कुछ रूरल गांव थे, वहाँ मैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई साल काम किया। फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ बहुत काम करता रहा। हम लोग एक छोटा सा बैकपैक डाल के छोटी छोटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया करते थे, 6-7 साल घूमते फिरते थे। तो उसमें थिएटर ग्रुप के साथ नहीं मिल पाई, क्योंकि थिएटर तो आप ग्रुप के साथ कर सकते हैं। एक ग्रुप था, एक पुराने स्कूल के लोगों का भी था, कुछ और था, वो कभी कभी मौका मिलता था तो मैं कर लेता था। लेकिन फिर 2006-7 के बाद, क्योंकि बहुत बिजी हो गए थे, एमपी लाइफ में कुछ न कुछ चलता रहता है। तो एक वो जो कभी होती है ना, क्या रिग्रेट्स हैं लाइफ में, तो थिएटर अभी भी रिग्रेट है, अभी रहता है। हाँ। लेकिन अब क्या है कि कोई ग्रुप नहीं है, और अब पता नहीं इस उम्र में कोई रोल देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं इतनी कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, देखिए, जब मुझे कोई भी बम्बई का आदमी मिलता है, या कोई जैसे डायरेक्टर मिला या कोई आर्टिस्ट मिला, तो या जैसे कभी कोई उनका काम हो गया, तो पूछते हैं कि भाई साहब इफ आई कैन बी ऑन एनी हेल्प, तो मैं कहता हूँ यार एक रोल दिलवा देता। तो पर खैर वो तो हंसी मजाक है, बट वो एक चीज़ है मैं मिस करता हूँ लाइफ में, थिएटर। थिएटर मिस करते हो आप? अभी मौका मिलेगा तो कभी जरूर? अरे मौका मिलेगा तो बिल्कुल, अगर अभी पता चला कि रोल मिल रहा है तो हो सकता है पॉडकास्ट छोड़ के चला जाऊँ। बट एनीवे, एक पैशन होता है ना हर किसी का, तो ये एक पैशन रहा है, अनफॉर्चुनेटली अनफुलफिल्ड। तो एक वो तो है, चलो कभी मौका राजनीति में भी काफ़ी नाटक करने का लोगों को मौका मिलता रहता है, उस पर मैं आऊँगी। लेकिन मुझे, जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, तो मुझे पता चला आपको डांस का भी बड़ा शौक है। हाँ, और एक महीने की एक वर्कशॉप होती है जिसमें आप रहते हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये क्या हुआ कि इसी म्यूजिक डांस एक तो थिएटर का हिस्सा रहा है, और हमने स्कूल में बैलेज भी किए थे। उस समय में बैले होते थे, जिसको नृत्य नाटिका कहते हैं। मतलब आप किसी चीज़ का मंचन जो है नृत्य और संगीत और उसके साथ करें, तो उसमें भी हम लोगों का शौक था। मेरे 2 बड़े शौक थे, एक तो थिएटर, दूसरा एनसीसी में आई वाज वेरी एक्टिव इन स्कूल। बट एनीवे, वो बात की बात है। तो उससे क्या हुआ कि ये शौक तो था ही। फिर मैं वहाँ गया, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक डांसिंग या वो डिस्कोस का कभी मुझे शौक नहीं रहा। उस समय डिस्को बहुत बड़ी चीज़ थी। आई डोंट नो आप लोगों की जनरेशन में क्या है, बट जिसको कहते हैं ना पार्टिंग, डांसिंग, वो तो कम होती थी। इस तरीके के कम मौके मिलते थे, बट अपने मज़े में। एंड आई वाज ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल मेरा मेन है, प्योर क्लासिकल, लेकिन हिंदी फिल्म सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग्स, ये सब बहुत मज़ा आता था।
अब क्या हुआ कि जब मैं इरमा गया तो वहाँ सबसे पहले मैंने रास गरबा और डांडिया देखा, और उसका एक अपना अद्भुत रूप है। मतलब मुझे नहीं लगता इतने मास स्केल पे अभी भी फोक डांसिंग कहीं होती, वो एक नया अनुभव था। तो उसके प्रति एक आकर्षण हुआ, बट आता था कुछ नहीं था। वहाँ मैं मोना को मिला, जिससे बाद में मेरी शादी हुई। मोना गुजरात की थी, तो फिर उसके बाद 2-3 बार मोना के परिवारों की शादी में गए, वहाँ मैंने देखा। तो जब मैं भोपाल में था तो वहाँ दैनिक भास्कर वालों ने एक गरबा की ट्रेनिंग का एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। आई जॉइन दोज क्लासेस, बड़ा मज़ा आया। तो वहाँ से फिर ये और भी शौक शुरू हुआ। तो जब हम लोग दिल्ली आए तो इनफैक्ट मैंने दैनिक भास्कर वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे लिए वो कर दो यहाँ। उनका नहीं साहब, हम लोगों का दिल्ली में कोई आउटरीच नहीं है, शायद उस समय उनका पेपर भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने दिल्ली में, हम 8-10 दोस्त थे जिनको फोक संगीत में शौक था, तो वहाँ से तो वो एक चलता रहता है। तो अब मतलब आप वो एक महीना नशे का होता है, आएगा अभी कभी। मैं आप लोगों को मौका मिले तो आइएगा दिल्ली में, जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो कम प्योरली एज पीपल हु वांट टू हैव फन। अच्छा, आप एंजॉय करते हैं डांडिया डांस? आप आइएगा, देखिएगा, खुद ही देखिएगा। उसके साथ देखो क्या होता है, 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास होती है, फिर उसके बाद चाट पकौड़ी, खाना पीना, चाट, इट्स अ कंबाइंड मज़ा। और हम लोग कोई 200-300 लोग हैं, हुआ लाइक अ फैमिली। साल में एक बार मिलते हैं, कभी कभार कहीं दिल्ली में एक दूसरे से हो जाता है बिल्कुल। तो हाँ, तो इससे बिग एक्सटेंडेड फैमिली। तो आप आइएगा, देखिएगा उसको, इट्स गुड। तो अभी आपने बताया, जिक्र भी किया कि आपकी जो पत्नी है वो आपको वहीं मिली। मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि लव मैरिज हुई थी आपकी। कैसे मिले, कैसे मुलाकात हुई? थोड़ा अब इतना ज्यादा नहीं याद है, लेकिन क्या हुआ था कि इरमा में एक सिस्टम होता था। मोना जी ये बात सुनेंगे कि आपको याद नहीं है? नहीं, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं याद है, बहुत पहले की बात है। 87 से 89 हम लोग वहाँ थे। तो वहाँ असली में मैं बताऊँ, मोना से जान पहचान क्या हुई कि हम लोगों ने जानते तो थे हम लोग, 10-15 दिन पहले कुछ लोगों को बुला लिया था जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, फॉर मैथ्स की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उसमें मैथ्स हैवी होता। अच्छा भी हुआ, क्योंकि भाई 5 साल मैथ्स की नहीं थी, तो मैथ्स की ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें हम लोग कम लोग थे, 12, 15, 20 लोग थे, तो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान गए। फिर क्या हुआ कि जब इरमा चल रहा था तो अगस्त में, या मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट क्या थी, मैं दिल्ली आया था कुछ काम करने के लिए। मतलब समझ लीजिए जून जुलाई में शुरू हुआ, अगस्त में मैं दिल्ली आया। उस बीच में मेरे पास एक छोटा टाइपराइटर होता था, तब कंप्यूटर्स तो थे नहीं, पीसी। तो लिखने के लिए मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे एक छोटा सा ब्रदर का टाइपराइटर खरीद के दिया था। ब्रदर एक बड़ी नामी जामी कंपनी होती थी, उसका बड़ा क्या उसको पोर्टेबल टाइपराइटर कहते थे। तो जब मैं यहाँ आया तो कुछ बदमाशों ने मेरे कमरे में वो वाला लॉक होता था, नंबर वाला, सबको पता था, क्योंकि मेरे कमरे में कॉफ़ी रहती थी, बहुत से मित्र आते थे, खोल के कॉफ़ी बना के पी जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइपराइटर को इस्तेमाल किया और एक नोटिस चढ़ा दिया बोर्ड में कि फलानी फलानी क्लासेस सस्पेंड हो गई बदमाशी के लिए। हो गया, ठीक है। मैं 2-3 दिन बाद आया तो मुझे उनके कमेटी ने बुलाया कि साहब हमने आपके कमरे में रेड की। तो पहले मैं इस बात से बड़ा नाराज हुआ कि साहब मेरी एब्सेंस में कैसे रेड कर दी। अच्छा, जब आप स्टूडेंट होते हैं इन चीज़ों का बड़ा जोश होता है ना, हाउ डेयर यू। वो समय भी था थोड़ा, अच्छा, एंटी अथॉरिटी होना, एंटी सब कुछ होना एक खून में होता था स्टूडेंट्स के। तो मैं बड़ी नाराज़गी मैंने दिखाई, थोड़ी मुझे लगता है शायद ज़्यादा बदतमीजी से भी बात कर ली होगी। तो उन्होंने ये कहा कि साहब क्योंकि आपका गया है, आप बताइए कौन है। तो मैंने एक सेंटेंस उस कमेटी में बोल दिया, मैंने कहा साहब पहली चीज़ तो मैं जानता नहीं हूँ, और जानता भी तो मैं नहीं बताऊँगा, आई वोंट स्क्वील ऑन माई फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो हफ्ते 10, तो उससे बड़ा हंगामा हुआ, रोज़ मीटिंगें होती थी स्टूडेंट्स की, कभी उनके खिलाफ जो चलता है, बड़ा हंगामा चलता था। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ 2-3 मेजर एसेज थे जो पूरी क्लास के बिहाफ पे, किसी एक्सरसाइज के बिहाफ पे मुझे लिखने थे। तो अब मैं तो सस्पेंड हो गया, आई कुडंट राइट, आई कुडंट प्रेजेंट दैट। तो क्लास में ये डिसाइड हुआ कि मेरे क्यों, तो मोना जो थी, बिकॉज मोना वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मोना से कहा गया कि आप संदीप से पूरी ब्रीफिंग लेके और उसको आप प्रेजेंट करना। तो वो 2-3 दिन फिर मैंने मोना के साथ ज़्यादा साथ में बिताए। तो उससे क्या होता है ना, एक तो वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अभी तो जैसे क्या है कि लड़के लड़कियों में मिलना मिलाना ज़्यादा ओपन और ईजी है। हम लोग के समय में थोड़ा सा रिजर्व रहते थे, मतलब लड़की से बात करना, मिलना वॉज नॉट एज ईजी, या इतना कंफर्टेबल हम लोग नहीं फील करते थे। तो उसमें जो फिर बातचीत हुई, तो फिर वो एक मान लीजिए बंदिशें टूटी, दोस्ती हुई, फिर उसके बाद बस दोस्ती बढ़ती गई, ऐसे हुआ। फिर शादी तक कैसे पहुंची बात? उसके बाद हम लोग दोनों गए थे सेवा मंदिर उदयपुर में काम करने। तो मोना ने भी वहाँ जॉब लिया, मैंने भी वहाँ लिया। तो फिर धीरे धीरे धीरे, मतलब घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी चीज़ की? नहीं। दोनों तरफ?
ना ना दोनों तरफ भी नहीं थे ना। बिकॉज क्या हुआ था, 2-3 बार मोना भी आ गई थी दिल्ली, मिल गई थी सबको, मैं भी चला गया था वहाँ, तो ऐसा कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। एक ही इशू था कि मैं प्राइमरली नॉन वेजिटेरियन हूँ, वो जैन हैं वेजिटेरियन, तो वही एक इशू था। मतलब इशू नहीं था, ये था कि भाई थोड़ा सा वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चरल वैल्यूज़, जो हम अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो दिल्ली में तो बहुत स्ट्रीट फूड और इतना अच्छा खाना और जायका, तो आप बाहर घुमाने लेके जाते होंगे, तो कौन सा आपका फेवरेट स्पॉट था? दिल्ली में क्या था, दोनों काम कर रहे थे। मेरा ट्रैवलिंग का काम बहुत होता था, क्योंकि मैं दिल्ली आने के बाद भी राजस्थान, गुजरात यहाँ ट्रैवल करता रहता था। लेकिन नॉर्मली हम लोग कहाँ, एक तो मोना को चाट का बहुत शौक था, तो चाट पर हम लोग चले जाते थे। दूसरा कहाँ जाते थे उस समय? कोई स्पेशल जगह, कोई नहीं स्पॉट? नहीं, जैसे आई लव आइसक्रीम्स, तो आइसक्रीम खाने निरुलास बहुत जाते थे। आई थिंक मोना और मेरा उस समय का निरुलास की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोग बहुत जाते थे। इतना फैला हुआ नहीं था, और ये सब ऑप्शन भी नहीं थे ना, जो आज हैं आपके सामने हैं, वो ऑप्शन भी नहीं थे। अब जैसे कॉफी शॉप, पुरानी दिल्ली के ऑप्शंस तो बहुत पहले से हाँ, हैं। पर वहाँ उतना नहीं, हाँ, 2-3 बार गए हैं, वो गए हैं। लेकिन उसमें क्या था, जैसे मोना को चाट पसंद है, दही बल्ले, मुझे उसका कम शौक है। आपको मुझे मिठाइयों का शौक ज्यादा है? हाँ, मिठाई, समोसा, पकौड़ी और जितनी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो मुझे। मोना थोड़ा सा मेरे अनफॉर्चुनेटली हेल्थ फूड के प्रति ज़्यादा आकर्षण है। सो यू नो, जब वो मेरे को सामने अपना खाना रखती है तो हमको खाना तो पड़ता है, और मालूम भी है कि वो हेल्दी फूड है, अच्छा खाना है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा एक पकौड़ी मिल जाए या कुछ मिल जाए। वो बदमाशी चलती रहती है, बट आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन फन, एंड बोथ ऑफ अस हैव ऑलवेज लव्ड फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे मैं आज भी दौड़ता हूँ, आई डिड अ 4-5 km रन इन द मॉर्निंग, देन डिड सम एक्सरसाइज। मोना भी अपना करती हैं, तो एक तो वो हम लोगों का कॉमन रहता है, आर लव फॉर सम एक्सरसाइज और दी अदर। फॉर्चुनेटली मोना और मेरे म्यूजिक टेस्ट और थिएटर टेस्ट सेम है। फिल्में जाते थे हम लोग, फिल्में देखने तब जाते तो थे। थिएटर का बहुत था ना, तो फिल्में जाते थे देखने, और थिएटर में भी जाते थे। अब वो अनफॉर्चुनेटली थिएटर तो बहुत कम सा हो गया है, और फिल्में अब तो लोग टीवी पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे देख लेते हैं, तो वो भी आउटिंग कम हो गई है। अच्छा, थिएटर करना आप चाहते थे, लेकिन फिर आपको सियासी सफर अपना शुरू करना पड़ा। देखिए, कैसे मतलब ये शिफ्ट आया? देखिए, इंटरैक्शन तो था ही पहले, तो क्लोज असली में इंटरैक्शन तो आया मेरे को सबसे पहले 83 में दिल्ली में इलेक्शंस हुए, 1982 के एशियाड के बाद, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था। मैं पूरे हॉस्टल में था पूरी ज़िंदगी। तो वहाँ उस एरिया से कांग्रेस के एक पुरुषोत्तम गोयल जी हैं, उनको टिकट मिला था, वो हम लोगों को पहले से जानते थे। तो पुरुषोत्तम जी का एक दिन मुझे मैसेज आया, तो मैं गया मिलने, तो उन्होंने कहा कि यार तुम सेंट स्टीवंस के अंदर रहते हो, हॉस्टल में हो, रेजिडेंस में, वहाँ हम लोग ज़्यादा कैंपेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के बच्चों की टीम बनाई है, आप उसमें मदद करो। सो दैट इज़ व्हेन आई डिड माई फर्स्ट एक्चुअल कैंपेनिंग लाइफ में। कॉलेज में जाना, मिलना, और फिर हिंदू गए, फिर करोड़ी मल गए, तो हम लोगों ने कैंपस के अंदर जो जैसे स्टाफ रहता था, टीचर्स रहते थे, उनसे बातचीत करनी। नेचुरली स्टूडेंट्स तो वोटर्स नहीं थे, तो उसके साथ साथ थोड़ा कमला नगर, देन ही वन बाय वेरी स्मॉल मार्जिन, तो वो जीते, तो मोटिवेशन मिल गई वहाँ से, तो एक अच्छा लगा। खैर उसके बाद आई वाज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। फिर 84 का इलेक्शन आया, तब शीला जी को टिकट मिली कन्नौज से, तो हम लोग कन्नौज गए, तो फिर वहाँ से ज़्यादा करीबी से पॉलिटिक्स देखने लगे। लेकिन उसके बाद जब तक वो मंत्री रहीं, भाई 87 तक तो मैं हॉस्टल में ही था दिल्ली में, उसके बाद मैं इरमा चला गया, तो उनकी वो जो मिनिस्टरहुड के 4-5 साल हैं वो मैंने बहुत करीब से नहीं देखे। लेकिन उसके बाद 93-94 में भी आई वॉज इन दिल्ली फॉर 2-3 ईयर्स, और उस समय देखा। फिर मैं 94 के बाद तो परमानेंटली बाहर था टिल अबाउट 2003-4, लेकिन आना जाना रहता था। फिर ऑफ कोर्स मदर के जितने इलेक्शंस हुए उसमें पार्ट लेना। फिर जब आप इलेक्शन में पार्ट लेते हो तो जिन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हो, एक संबंध तो बन ही जाता है ना, तो एक तरीके से वो एक बड़ा ग्रेजुअल शिफ्ट आ जाता है। इट्स लाइक दैट। मतलब आपने तय कर लिया था कि अब राजनीति? नहीं, वो 2002 में गुजरात में जो हुआ, तो मैं गुजरात में गया था, काफ़ी रिलीफ टीम्स गई थी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की पूरे देश में। तो वहाँ ऐसी बात करते करते बहुत से लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास मौका है, पारिवारिक तुम्हारे पास एक पृष्ठभूमि है, देखो इस समय ज़रूरी है इस तरीके की जो हम लोगों की आइडियोलॉजी का है। मैं अच्छा बुरा इस समय आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, तो उसमें आप क्यों नहीं ज़्यादा एक्टिव होते, सेक्युलर फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना, वो सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो उसमें फिर मुझे इंटरेस्ट आया। फिर 2004 में 3 में आई वॉज वेरी वेरी डीपली इन्वॉल्व। 97 में मैम ने इस दिल्ली का चुनाव लड़ा था, उसमें हमने बहुत समय बताया,
और उसके बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संबंध बना रहा। फिर शीला जी पीसीसी प्रेसिडेंट बनी, तो जो लोग मुझे जानते थे वो कंटिन्यूअसली टच में रहते थे, है ना, क्योंकि शीला जी नई थी दिल्ली में, तो लोग भी पकड़ रहे थे किसके थ्रू उनको जाने, एक जो तरीका होता है पॉलिटिक्स का। वहाँ से आई बिकेम व्हाट जिसे आप कह सकते हैं एक एक्टिव पॉलिटिकल पर्सन, लोगों का मिलना आना जाना। तो उनके फर्स्ट टर्म में ऑल्दो मैं किसी पोस्ट पे नहीं था, लोगों का मिलना, फिर कोई कार्यक्रम हो, जैसे ईस्ट दिल्ली में, ऑल्दो वो तो नई दिल्ली से एमएलए बनी, ईस्ट दिल्ली में कोई प्रोग्राम हो जाए, खासकर जो 2-4 सीटें जहां कांग्रेस नहीं जीती थी, लोगों ने बुला लेना। तो उसके बाद एक तरीके से 2004 में जब इलेक्शन हुआ एमपी का, तो मैं भी थोड़ा कीन था, तो एक तरीके से नेचुरली फिर वो शीला जी ने मुझे कभी नहीं कहा, शी नेवर टोल्ड मी अबाउट स्टैंडिंग। तो पहला टिकट आपको कैसे मिला चुनाव लड़ने के लिए? मैं और पवन खेड़ा जो उनके साथ काम करते थे, हमने एक दिन बात की, पवन ने भी सबसे 1-2 बार बात की, और फिर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि या तो अरविंदर सिंह लवली जी या कोई और, मुझे याद नहीं आ रहा। ये एक दिन मुझे मिलने आए दिल्ली में और कहा कि आप भी कंसिडर करो, क्योंकि इस दिल्ली के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए, कोई मिल नहीं रहा है, और आओगे तो शीला जी के नाम से ये सीट निकल जाएगी। शायद उन लोगों को ये तो नहीं लग रहा था कि कांग्रेस में 5-6 सीटें जीत जाएंगे 2003 में, और ये था कि आपको याद होगा इंडिया शाइनिंग चल रहा था अटल जी का, शायद कोई इतनी फीलिंग नहीं थी कि कोई ऑल इंडिया कांग्रेस स्वीप करेगी, या किसी को नहीं लग रहा था कि अटल जी हारेंगे, खासकर उसके शुरुआती महीनों में। तो इन लोगों को लग रहा था कि कम से कम दिल्ली में कांग्रेस जितनी ज़्यादा सीटें हो सकती है निकाले। तो उनको लगा होगा क्योंकि शीला जी ने 2003 का बहुत अच्छा चुनाव जीता है, एक उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी है, तो उस कारण से अगर हम उनके नाम से जुड़े हुए लोगों को सीट देंगे तो कुछ सीटें कांग्रेस के लिए कंफर्म हो जाएंगी। मुझे लगता है इन लोग, ऐसे कभी मेरी इनसे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है उनको ये लगा कि एक अच्छा एक कार्ड होगा जिसको हम प्ले करें। तो वो हुआ भी, क्योंकि उस समय 15-16 विधायक थे कांग्रेस के, वो जाते भी थे कि कांग्रेस जीते, मैडम के साथ थे, तो आई थिंक उस कारण से टिकट मिल गई। उसकी क्या एक्चुअल मैशिनेशंस थी पीछे, दैट आई डोंट नो मच, बट आई डोंट थिंक उस समय कोई बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतने लोग लेने वाले भी नहीं थे टिकट। उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस दिल्ली में 7 में से 6 सीटें जीत जाएगी। जी, कांग्रेस का एक अच्छा दौर रहा, दिल्ली में भी रहा। आपकी मदर लगातार 3 बार सीएम रहीं, और आज आप देखिए कि दिल्ली की सरकार जो है वहाँ पर भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता की सरकार है। दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, किस तरीके से आप अब सरकार को देख रहे हैं? क्योंकि पिछली जो सरकार थी, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब आप काफ़ी मुद्दे उठाते थे, काफ़ी नाराज़गी जाहिर करते थे, और उन पर जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल ने आप पर, यानी कि शीला जी पर जो अटैक किए, उनकी सरकार पर जो अटैक किए, ज़ाहिर तौर पर उस तरीके के अटैक्स आप लोग भी कर रहे थे। लेकिन बीते कुछ वक्त में जो राजनीति में जिस तरीके के आरोप लगे, खासकर अगर मैं शीला जी की बात करूं, उन पर जो आरोप लगे थे, सबसे करप्ट गवर्नमेंट कहा जा रहा था उनके गवर्नमेंट को, तमाम मुद्दे, अन्ना का आंदोलन, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी मौजूदा सरकार को आप पहले कैसे देख रहे हैं? पहले ये बताइए, उसके बाद इन तमाम मुद्दों पर आएंगे। नहीं देखो अभी क्या है, मैं बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भी हम लोगों ने पहले 2-3 साल के बाद ही बोलना शुरू किया था। हम तो केवल उनको काउंटर करते थे जब वो एकदम पुरानी सरकार के बारे में झूठ बोलते थे। तो झूठ कोई बोलेगा, सफ़ेद झूठ बोलेगा तो काउंटर करना चाहिए, बिकॉज पब्लिक स्पेस में आप अनट्रूथ को, जो आप अनट्रूथ मानते हैं उसको जाना नहीं चाहिए। अभी क्या है, अगर आप इमीडिएट कहें तो मैं अभी स्केप्टिकल हूँ, मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि देखिए इस सरकार के पास मौका है, ठीक है, ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, लेकिन बात वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अकोमोडेटिव रहेंगे, जैसे शीला जी के समय था कि ऊपर नीचे की सरकारें साथ काम कर लेती थी, तो इनको ये एडवांटेज है। लेकिन अभी भी मुझे, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट क्या 6-7 महीने हो गए हैं, है ना, मुझे अभी एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि देखिए कोई भी सरकार 2-3-4 प्रायोरिटी से ज़्यादा पे बहुत लंबा काम नहीं कर सकती। इनकी वो 2-3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये भी इन्होंने आउटलाइन नहीं की है, ठीक है। और इनको ये बात भी माननी पड़ेगी कि इनका काम केवल जो केजरीवाल ने नहीं किया वो करना तो है ही, लेकिन एक अपनी छाप भी दिखानी है, वो अभी कम से कम नहीं दिख रहा। तो मैंने तो ये तय किया था कि भाई साल भर देते हैं, बिकॉज हम तो ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन में भी हम कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन तो दिल्ली में है नहीं। ये बात जरूर है कि हमारी बात सुनी जाती है। दिल्ली की सरकार के चुनाव में जब हुआ था, ऑलमोस्ट जितने मुद्दे उठाए गए थे आम आदमी के खिलाफ, वो तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कांग्रेस नहीं उठाए, बीजेपी तो डायरेक्टली किसी पे नहीं कर रही थी, वो तो अपनी बात कर रही थी। तो हमारी बात लोग जरूर सुनते हैं,
ठीक है, और एक क्रेडिबिलिटी है कि नहीं भाई इतना तो देखिए आज दिल्ली में लोग मानते हैं कि 15 साल में दिल्ली बनी, और वो काम फिर पिछले 10-11 साल में नहीं हो पाया। आगे क्या करते हैं वो देखेंगे, भविष्य में देखेंगे। तो मैं भी थोड़ा सा इस बात को देख रहा हूँ कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट्स तो सब हजार चीज़ करनी होती हैं। हर सरकार कहेगी कि हम जन्नत बना देंगे 5 साल में, लेकिन वास्तविकता में कौन सी वो 2-3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको लेके ये दिल्ली में अपनी जगह बना पाएंगे। अभी तक क्लियर नहीं है, मे बी 1 साल 1.5 साल इनको देते हैं, 1-1.25 साल में अगर ये क्लियर नहीं कर पाते। देखिए कुछ ऑब्वियस इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर इशू है, एजुकेशन और हेल्थ में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन की बुरी हालत है, ये कई इश्यूज़ हैं। ओके, स्वेज सैनिटेशन का आप जानते ही हैं। इन सब के कहने के अलावा दिल्ली में तो जल भराव हुआ, उसका सबको मालूम है। वो जल भराव, मैं इस समय इनके ऊपर उंगली इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो 7-8 साल की जो नाकामी थी उस कारण से हुआ है, लेकिन आर दे अंडरस्टैंडिंग क्या इश्यूज हैं। ठीक है, और उसको क्या एक होता है कि भाई लेट्स हैव अ लॉन्ग टर्म चार्ट। अब आपको अगर लॉन्ग टर्म में ट्रैफिक देखना है तो आपके पास कम से कम 7-8 साल का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की सुएज वाटर जो लॉगिंग होती है, स्टॉर्म वाटर का जो प्रॉब्लम होती है, उस पर आपको अगर प्लान्स बनाने हैं तो 2-3 साल का कम से कम आपको व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में जैसे 10-11 साल में दिल्ली में बिल्कुल भी एनहांसमेंट नहीं हुआ है वाटर सोर्सेज का, करना है तो कहाँ से लाना है, कितना लाना है, कौन से नए डैम से आप एग्रीमेंट कर पाओगे। हमने ऑलरेडी हम अपना जमुना का पूरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर सोर्सेज हम कितने डीप जा सकते हैं, तो इसकी सोच कर रहे हैं क्या ये? आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो अभी पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं आई है। ओके, हर सरकार आपने देखा होगा 2-3 चीज़ों के लिए जानी जाती है। राग अलापने के लिए तो आप मतलब जैसे वो फिल्म में होता है ना कि जब आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो आंखें भी सुंदर, नाक भी सुंदर, चेहरा भी सुंदर, बॉडी भी सुंदर, सब कुछ अच्छा, लेकिन मेन चीज़ें 2-3 होती हैं। वो 2-3 क्या हैं और उसके पीछे क्या ये गंभीरता से सोचना चाहते हैं और चाहेंगे। लेट्स गिव देम अनदर 6 मंथ्स। अभी रिसेंटली रेखा सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया, हालांकि काफ़ी दिन से चल रही थी ये बात, कि दिल्ली में जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस का सफ़र है, एक पिंक टिकट मिलता है। अब सरकार का फैसला ये है कि अब आपको पिंक टिकट नहीं मिलेगा, आपको एक पास मिलेगा, और ये पास जो है आपका वो आपके आधार से लिंक होगा। इसके पीछे की मंशा ये है कि दिल्ली की बसों में जो महिलाएं सफ़र करेंगी फ्री में, वो सिर्फ दिल्ली की महिलाएं होनी चाहिए। मतलब दिल्ली की बसों में अगर कोई यूपी से कोई महिला आई हुई है तो उनको टिकट का किराया देना होगा। क्या लगता है आपको, ये फैसला सही है? देखो, अगर आपकी इसके पीछे आपका आर्ग्यूमेंट है कि महिलाओं को फ्री सर्विस मिलेगी तो फिर ये ठीक नहीं है। महिला कहीं से भी आए, ठीक है भाई, यूपी की महिला भी देश की महिला है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि दिस इज ओनली फॉर दिल्ली सिटीजन्स तो चलिए ठीक है, लेकिन इसके पीछे देखिए मंशा ये भी है कि मुझे मालूम है कि दिल्ली सरकार के फाइनेंसिस का भट्टा बैठा हुआ है। केजरीवाल सरकार भी इसलिए कोई बड़े काम नहीं कर पाई क्योंकि पैसा है नहीं। आप हमेशा उम्मीद करते रहें कि भारत सरकार देगी, भारत सरकार के भी घाटे की स्थिति है, उतना अच्छा जो माना जाता है सिचुएशन नहीं है, इतना आपको मिलेगा भी नहीं। ओके, तो इनको ये लगता है कि हो सकता है थोड़ा डीटीसी मेरे ख्याल से इस समय कोई 80,000 60-70 हज़ार करोड़ के लॉस में चल रही है। अब आप कितनी कैसे नई बसें ले आएंगे, फ्लीट्स कैसे चेंज करेंगे? भाई आपको याद होगा लाल और हरी बसें तो शीला जी के समय लास्ट खरीदी गई थी, ऑरेंज बसें कुछ उसके बाद आई हैं, वो भी प्राइवेट लोग लाते हैं। तो वो पूरा अपग्रेडेशन आप कैसे करेंगे? नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको आप कैसे लाएंगे? बसें बढ़ानी भी पड़ेंगी, जैसे शीला जी के समय जो बसें थी उससे आज कम चल रही हैं, तो उसको तो कम से कम डबल करना चाहिए। तो मेरा ये कि इसका पैसा एक तो शायद इनका ये हो सकता है कि इससे 20-25-30% भी हमको अगर टिकट मिल जाए, क्योंकि देखिए मुफ्तखोरी राजनीति के लिए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन सरकार की नीति के लिए ठीक नहीं। एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको नहीं ले पाएंगे। अब इन्होंने वो महिला सम्मान वाला भी लाडली या क्या उसको प्रॉमिस किया है, सबको मालूम है उसके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। तो वो अगर ये चाहेंगे, और मुझे लगता है कि क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, 1-2 साल नहीं करके आखिरी के 1 साल 6 महीने में करेंगे कि भाई लोग सब भूल जाएंगे, अगले चुनाव में हमको उससे वोट मिल जाएगा। तो मेरा ये कि ये कई चीज़ें अब ये इस बात को भी देख के सोच रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह फंडिंग को जो है कंट्रोल करें और कम करें। अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी है, वो आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ अभी क्या है वो मुद्दा, क्योंकि इसमें दिल्ली का आधार जो है उसमें कोई आपको और तो मुझे कोई कारण अभी दिखता नहीं है। हालांकि ये जो बात आप महिलाओं के सम्मान योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं उसकी बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि
आजकल जिस राज्य में चुनाव है वहाँ पर इसी योजना का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। लगता है कि ये एक बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला बन गया चुनाव जीतने का। हाँ, और इससे रिजल्ट आ रहा है। भाई रिजल्ट आ रहा है तो आप किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम तो नहीं कर सकते। इसीलिए पता नहीं मैं 2015, 16, 17 से कह रहा हूँ कि ये जो मुफ्तखोरी की राजनीति है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई कितना भी अपोज कर ले। देखो, आपको याद होगा आज से कोई 5-7 साल पहले, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था ये रेवड़ी बांटना। इनफैक्ट मैंने उसका स्वागत किया था, लेकिन खुद उनकी पार्टी रेवड़ी बांटने लगी। भाई शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना से जीते, लाड़की बहना महाराष्ट्र। हाँ, और वहाँ, और फिर ये अभी जो सरकार जीती वो वही 1500 या 1200 रुपए महीने, हारती हुई सरकार मध्य प्रदेश में जीत गई। तो जब मुफ्तखोरी की प्रतिस्पर्धा होगी तो कोई पार्टी उससे अछूत नहीं रह सकती, सबको उसमें आना पड़ेगा, उससे बच के नहीं जा सकते, और उससे फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आएगी। और ये आप टिकटें मुफ्त करेंगे तो डीटीसी का बुरा हाल होगा। आज अभी आपको याद है शायद बीजेपी ने अनाउंस किया था कि पता नहीं 1 लाख करोड़ या कितने का घाटा जल बोर्ड में चल रहा है। नेचुरली हर सूएज कनेक्शन को आप फ्री कर देंगे, जो लोग 2-2, 5-5 साल से पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको 100% फ्री कर देंगे। रोज अगर आप ये करते रहेंगे तो कहाँ से आएगा ये, तो मेरा ये कि अब हो क्या गया है कि भाई आप बिल भेजोगे, दूसरा कहेगा मैं बिल नहीं भेजूंगा, लोग उसको वोट जाके ठप्पा दे आएंगे। अगर सड़क पे वोट नहीं पड़ेगा, अच्छे स्कूलों पे वोट नहीं पड़ेगा, अस्पतालों पे वोट नहीं पड़ेगा, रोजगार पे वोट नहीं पड़ेगा, असली बिजली व्यवस्था पे वोट नहीं पड़ेगा, और फ्री बिजली पे वोट पड़ेगा, फ्री पानी पे पड़ेगा, तो सरकार वही करेगी। पर उससे क्या हो जाता है कि फिर शहर पिछड़ जाता है। क्योंकि देखिए, मैं मध्य प्रदेश में बहुत काम किया, राजस्थान में काम किया, और दिल्ली में एक बस लास्ट लाइन बोल दूं, मैंने जो दिल्ली में देखा, अर्बन डेवलपमेंट में एक चैलेंज है जो रूरल में नहीं है। अर्बन में इंफ्रास्ट्रक्चर को समस्या आने के पहले बनना पड़ता है, समस्या आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मुश्किल होता है, इंक्रोचमेंट हो जाएगी, सड़क पे जगह नहीं बचेगी, फिर अब क्या होगा, फ्लाईओवर जो 2-3 साल में बनने चाहिए वो 8-8, 10-10 साल में बनेंगे। कंजेस्टेड एरियाज में आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला नहीं पाएंगे, स्विच बिछा नहीं पाएंगे, पाइपलाइंस डल नहीं पाएंगी। तो घनत्व आने के पहले अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो शहर बनता है, नहीं तो फिर शहर नहीं बनता है। ठीक है, रहने को तो आदमी कहीं भी रह लेगा। लेकिन इसका एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि सरकारें अगर काम बढ़िया करें तो इस तरह के अनाउंसमेंट होते रहें, जनता जाएगी क्या इस तरह के अनाउंसमेंट के पीछे? कभी होता भी, कभी शीला जी 2 बार तो जीती ही भाई, 3 बार बल्कि जीती। पहली बार तो चलिए ऑपोजिशन में थी। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर ये जो उनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाए गए थे 11, 12, 13 में, और वो इल्ज़ाम पिछले 10 साल में कहा गए, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। ठीक है, अगर वो इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, वो एक माहौल था उस समय, सबको लगा कि नहीं भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, ठीक है ना, तो उस कारण से मुझे लगता है हो सकता है जीतते। तो शीला जी जैसे ने दिखाया, कुछ और राज्यों में और मुख्यमंत्रियों ने दिखाया है कि कभी कभी ऐसा नहीं, काम पर वोट पड़ता है, लेकिन जो ये लालच वाला मामला है ये कभी कभी दिक्कत करता है। और इस समय उरोज पर है, इस समय है कि भाई सीधे मेरी जेब में क्या आ रहा है। जबकि अगर आप ओवरऑल देखें, ये आपके ये समय नहीं है उसका करने का, लेकिन कभी आप समय दें या वैसे व्यक्तिगत जानना चाहें, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जब गवर्नमेंट जब पॉजिटिव सब्सिडी में इन्वेस्ट करती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप इंडस्ट्री की बिजली सब्सिडाइज करिए, आप रिमोट एरियाज में बिजली सब्सिडाइज करिए, उसका इकोनॉमिक एडवांटेज होता है, लंबे तौर पर वहाँ के लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है। जैसे मैं हमेशा एक छोटा उदाहरण देता हूँ, ये माना जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या मीडियम स्केल में अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी तो एक परमानेंट जॉब बनता है। ठीक है, महिलाओं को अगर हम दे रहे हैं 1,500 या 2,000 रुपये महीना, तो 6-7 साल में हमने उसको 1 लाख दे दिया। लेकिन उसकी जगह अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो उसके घर के बेटे को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। लेकिन वोट वो उस पर नहीं देगी, वो देगी इस पे। तो ये एक जो कांस्टेंट फाइट है पॉलिटिक्स में, और मैं ब्लेम नहीं करूंगा पॉलिटिशियंस को। भाई हम जीतने के लिए हम इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हम 4 बार जीते या 5 बार जीते। हम इसलिए नहीं जिंदा रहना चाहते कि हमारे मरने के बाद कोई लिखे कि बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री था, 5 ही साल रहा लेकिन राज्य को बड़ा अच्छा कर दिया। यू वांट टू विन द मैच ना, यू डोंट वांट टू बी नोन एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर हु नेवर वन अ मैच। तो ये है, तो इसलिए मुफ्तखोरी का अभी तो कोई भी काफी गारंटीज और काफी अनाउंसमेंट इसी तरह मैंने कहा ये प्रतिस्पर्धा में तो सबको आना पड़ेगा। ये तो कोई, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी कहते हैं मोदी की गारंटी, ठीक है, शिवराज सिंह भी कहते थे और भी कहते हैं। और ये गारंटी जॉब की नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी की नहीं है, ये जनरली लोग उसको इन चीज़ों से रिलेट करते हैं। तो ठीक है, वो रियलिटी है। और भाई अगर वोटर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप कितनी देर तक पॉलिटिशियन को ब्लेम करेंगे?
अल्टीमेटली तो भाई वोटर भी तो जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से मैं शब्द का नहीं इस्तेमाल करना चाहता बिकॉज बड़ा शब्द है तो उसको राजनीति में नहीं लेना चाहता, पर एक तरह से यही है, भगवान ही माना जाता है इलेक्शन में तो वोटर, तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। लेकिन वोटर के सामने भी काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के बारे में जब बात होती है, आप देखिए इलेक्शन के टाइम पे तो ठीक है आप आ जाते हैं अपने अपनी स्कीम्स लेके, लेकिन जो थ्रू आउट वोटर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ख़राब सड़क की वजह से, गंदे पानी की वजह से, बिजली ना आने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली में तो बहुत बड़ा पोल्यूशन तो बहुत में, मुझे तो चुनाव में भी बहुत से लोगों ने कहा चुनाव, बेरोजगारी और पोल्यूशन, इसमें तो सबसे ज्यादा मुझे फीडबैक मिला चुनाव जी। तो ये वो इश्यूज हैं जो इतने सीरियस और सेंसिटिव तरीके से डील होने चाहिए, जो होते नहीं है, क्योंकि चुनाव के कैंपेन में बड़ी बड़ी हेडलाइंस और बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स पर फिर वो फ्री वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चमकने लगती हैं। बिल्कुल चमकने लगती, बिल्कुल चमकने लगती। देखिए वही मैंने कहा, मेरे पास इसके लिए कोई अगर आप कहें मेरे पास कोई जवाब है तो एक्चुअली नहीं है, बिकॉज ये एक वो डायलेमा है जो है सामने। और देखिए इसमें केवल ये भी नहीं है कि ये या ये, अगर आप एक ही देखिए कोई भी आप काम करेंगे उसके लिए धन पैसा रिसोर्सेज चाहिए, अगर आप रिसोर्सेज इसमें डाल देंगे तो यहाँ कैसे डाल पाएंगे, बात ये है ना भाई। अच्छा, अभी आप कहाँ बिजी हैं, क्योंकि इस बार आपने चुनाव लड़ा था और नई दिल्ली सीट पर उतरे थे, अरविंद केजरीवाल को आपने चुनौती दी थी, परवेश वर्मा भी उसी सीट पर चुनाव लड़े थे और वो जीत गए, लेकिन आप चुनाव से पहले काफ़ी एक्टिव हुए और जितने कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतारे थे उनमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय कैंडिडेट्स थे उनमें से एक आप थे। अब आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए जैसे मैंने कहा उसके बाद से थोड़ा सा मेरा मैं जिस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता तो उसका काम चलता रहता, तो उसको मैं थोड़ा समय देता हूँ। और दिल्ली में हम लोग कुछ कांग्रेस की ट्रेनिंग का, कांग्रेस के इश्यूज़ का, और मैं पढ़ाता भी हूँ, जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और उसके पहले अजीम प्रेमजी में पढ़ाता था, वो मैं पढ़ाता हूँ, वो मेरा टोटली नॉन पॉलिटिकल काम है, तो वो करता रहता हूँ। दिल्ली में मैंने पर्सनली यही सोचा है कि भाई 6 महीने साल भर हो जाए, फिर उसके बाद सक्रिय हों राजनीति। हाँ उसको रहें, क्योंकि भाई दिल्ली क्यों छोड़ें, आफ्टर ऑल इतना कुछ दिल्ली ने मुझे दिया है, 10 साल सांसदी दी है, मेरी राजनीतिक पहचान अगर किसी चीज़ से है तो दिल्ली से है, तो वो हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये भी है कि भाई एक रीज़नेबल टाइम किसी भी नई सरकार को देना चाहिए, है ना। साल भर 1.5 साल में कोई भी आदमी कितना भी काबिल हो जादू नहीं कर सकता है, और देखेंगे इस 1-1.5 साल में ये क्या करते हैं। अभी रेखा जी की सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। हाँ उनको भी देखेंगे, फिर आम आदमी क्या कर रही है वो भी, क्योंकि देखिए दिल्ली में तो लड़ाई हमारी दोनों से रहेगी। हाँ, और हम इसलिए मानते हैं कि जो एक बहुत समृद्ध वर्ग नहीं है उसका कांग्रेस का वोटर आम आदमी में ज़्यादा गया है, लेकिन एक जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर है कांग्रेस का वो बीजेपी में गया है, और हमारे हिसाब से दोनों एक कांग्रेस के कैचमेंट एरिया हैं। तो ये मानना कि कांग्रेस को केवल आम आदमी पार्टी से वोट लेना, अगर अपने आप को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से जीवित करना, तो वो भी सही नहीं है। हमारे लिए बीजेपी का वो वोटर जो कोर बीजेपी वोटर नहीं है, और आम आदमी का तो कोई वोटर कोर नहीं है। अगर आम आदमी कल अनाउंस कर दे कि मुफ्तखोरी की कोई चीज़ नहीं देगी, तो उसको उसके अपने घर के बच्चे नहीं वोट देंगे, क्योंकि उसका और कोई पहचान नहीं है। तो खुद ही कहते हैं हम आइडियोलॉजी लेस पार्टी हैं। तो अगर आप आइडियोलॉजी आपके पास नहीं है तो फिर तो क्या दे रहे हो, यही है ना। और तो फिर अट्रैक्शन बचता नहीं है ना भाई। कोई भी पार्टी के 2 काम होते हैं, क्या आप कर सकते हो और क्या आपकी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी आपके पास है नहीं, काम आप करते नहीं, आप तो मुफ्तखोरी करते हो। तो वो तो अगर मुफ्तखोरी बंद कर देंगे तो उनको बिल्कुल ही निपट जाएंगे। इसलिए हमारा ये कि कांग्रेस को अभी देखना चाहिए दोनों तरफ के वोटर्स में किस तरीके से एक निराशाएं हैं अपनी अपनी चॉइस से, उस निराशाओं पे बिल्ड करना शुरू करें। और देखिए निराशा एक ऐसी चीज़ है, उसके मापदंड बदलते रहते हैं। कभी हम किसी चीज़ से दुखी हैं, कभी किसी चीज़ से दुखी हैं, कभी किसी चीज़ से नाराज़ हैं। भाई एक समय में होता है कि सडनली जब पोल्यूशन दिखता है, वैसे पोल्यूशन तो पूरे साल रहता है, ऑटोमेटिक सिर्फ मानसून छोड़ के क्योंकि बरसता है तो वो तो नेचुरली कम हो जाता है। तो जब वो आपने देखा होगा और विंटर में बहुत बढ़ जाता है तो बहुत बात होती है, उसके बाद एकदम सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमको जो धुआं दिखता है हमको लगता है पोल्यूशन है। वैसे एसपीएम जो है हवा में 300-400 रोज जा रहा है, हमारी हालत ख़राब हो रही है, वो हमें दिखता नहीं। तो क्या हम इन चीज़ों को मुद्दा बना सकते हैं, दिल्ली में कूड़े के ढेरों को मुद्दा बना सकते हैं, बेरोज़गारी पर काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटा है उसको देखेंगे, और देखेंगे किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट परफॉर्म करती है नहीं करती है, तो वहाँ से हमें अपनी जगह मिलेगी। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में एक मुद्दा बहुत लंबे वक्त से है? आपकी मम्मी जब
सीएम थी तब भी वो मुद्दा था, आज भी वो मुद्दा है। बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी वो मुद्दा था, है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो मुद्दा लगातार बरकरार है, वो है क्राइम। हाँ, आपकी अपनी खुद की गाड़ी 10 अगस्त 2024 को चोरी हो गई। मिल गई क्या? नहीं, नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, चोरी हो गई थी हमारे घर के सामने से जी। ये आपको लगता नहीं कि दिल्ली में ये क्राइम जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है? और आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, एलजी साहब हैं, अब तो पूरी की पूरी मशीनरी अगर आप दिल्ली में देखें तो सरकार जो है वो बीजेपी की है, केंद्र में सरकार एनडीए बीजेपी की है, एलजी भी वहीं के हैं, एमसीडी में भी बीजेपी है। तो क्राइम एक ऐसा इशू है जिसको लेकर दिल्ली के काफ़ी लोग परेशान हैं, और लगातार आप देखिए मर्डर की जो खबरें आती रहती हैं हर इलाके से आती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इलाका है दिल्ली में कि वहाँ क्राइम ज़्यादा है। आप अपनी नज़रें कहीं भी घुमा लीजिए, आपको हर तरफ से खबरें मिलती हैं। नहीं, एक ये है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विमेन सेफ्टी। और विमेन सेफ्टी केवल जो सबसे अनफॉर्चुनेट ये घिनौना इंसिडेंट होता है, रेप ही नहीं है, डेली अब्यूज, यू नो, ईव टीजिंग। और वो मतलब जैसे सब लोग कहते हैं कि बहुत कम शहर हैं जो इतने बदनाम हैं अनफॉर्चुनेटली जितनी हमारी दिल्ली, और इस बात को हमें मानना चाहिए। बिल्कुल। और इन चीज़ों में हमें नहीं लगता, देखिए आप मुझसे बेटर जानेंगे, मेरे लिए तो ये थियोरेटिकल ज़्यादा है, पर आपके लिए तो वास्तविकता है। इसमें मुझे नहीं लगता है पिछले कई सालों में भी दिल्ली बेहतर हुई है, कुछ लोग तो कहते हैं बदतर भी हुई है। देखिए इसमें एक दो चीज़ें तो ऐसी हैं कि अनफॉर्चुनेटली दिल्ली का क्राइम कभी दिल्ली के लिए पॉलिटिकल इशू नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार का नहीं रहा है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ भारत सरकार है, और कोई भी अगर से मतलब गलत रूट तो नहीं मिल जाता। मिल जाता है। एक तो क्या है कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, अच्छे अफसर, कुछ मैं ये नहीं कहूँगा दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, अच्छे ऑफिसर्स हैं, अच्छे थानेदार भी हैं, पुलिस वाले भी अच्छे हैं। लेकिन जो एक जवाबदेही होती है ना, कि छोटे छोटे क्राइम में आपको तत्परता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो लोकल पॉलिटिकल प्रेशर, लोकल पब्लिक प्रेशर आप पे पड़ेगा, जैसे और स्टेट्स में है, वो नहीं है यहाँ। ठीक है। फिर जो चीज़ें होती हैं जिससे कोई भी पुलिस अफसर की जवाबदेही तय हो सकती है, सस्पेंशन है या ट्रांसफ़र है, या क्या कहते हैं एग्जेक्टिव पोजीशन से साइड पोजीशन में डालना है, वो भी हथियार नहीं है दिल्ली सरकार के पास। वो मैंने देखा है कि उसको किस तरीके से करें ये दिल्ली सरकार, और मुझे लगता नहीं भारत सरकार कभी इतनी सीरियस है दिल्ली की पुलिस को लेके। इसमें मैं बल्कि कोई पार्टी भी नहीं मानूंगा, मुझे लगता है जनरली भारत सरकार के पास इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं है कि वो दिल्ली में पुलिसिंग जो होती है, बड़े क्राइम, देखिए बहुत बड़े क्राइम जो हैं बड़ी भारी चीज़ों से नहीं होता, मर्डर, रेप के अटेम्प्ट्स, घर की चोरी, गाड़ी की चोरी, बदमाशी, एनक्रोचमेंट, सिविक प्रॉब्लम, ये जो है आपकी हमारी ज़िंदगी में इसका फ़र्क पड़ता है। ये जो है इसके लिए क्या अप्रोच करें, किसको अप्रोच करें, और जिस तरीके से जवाबदेही पुलिस की होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस वाला व्यक्तिगत अच्छा है, व्यक्तिगत अच्छे के लिए कोई सिस्टम नहीं बनता है ना। व्यक्तिगत ब्रिलियंट आदमी स्कूल जाए ना जाए वो ब्रिलियंस पा जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत ग्रेट एक्टर को कोई एक्टिंग स्कूल की ज़रूरत नहीं है, ग्रेट सिंगर जो है उसको कोई गुरु की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो सिस्टम्स उनके लिए बनते हैं ना जहाँ एक एवरेज पुलिस वाला, या जो आदमी काम नहीं करना चाहता, या जो बदमाशी करता है, वो भी आपके अधिकारों में आपकी रक्षा और सुरक्षा दे, वो सिस्टम्स में दिल्ली कमज़ोर लगती है। और मैं ये कह रहा हूँ तब जब दिल्ली में मैं मानूंगा और स्टेट से अच्छी पुलिस है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की पुलिस ख़राब है, लेकिन वो जो एक मैकेनिज़्म है जो आपको परफॉर्म करने देता है। भाई जैसे आप लोगों का रेटिंग होती है, अच्छी बुरी मैं नहीं जानता, पर एक रेटिंग होती है आपकी, कुछ तो है जो बताता है कि भाई आज तक देखना है या फलाना देखना है या कुछ और देखना है। कोई एक मापदंड तो है ना। दिल्ली में क्या मापदंड है? और एडमिनिस्ट्रेशन में जनता ही मापदंड होती है, या पॉलिटिकल लोग जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एमपीज आप कुछ भी कह लीजिए, थोड़े हद तक रिमूव्ड हैं दिल्ली के, क्योंकि पावर वो है नहीं। और समहाउ मैं देखता हूँ कभी कभी एमपीज उस तरीके से जूझते भी नहीं, और जूझ भी नहीं सकते। दिल्ली बहुत बड़ी है भाई, 18-18 लाख के आपके पास वोटर होंगे तो आप कैसे जूझ पाएंगे। इनफैक्ट इसमें तो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली इसमें 10 साल वेस्ट कर दिए केजरीवाल ने लड़ाई झगड़े, क्योंकि वो तो चाहते थे कि क्राइम को इशू बनाकर क्राइम जितना ख़राब हो उतना उसको फ़ायदा मिलेगा, तो उसने तो उसमें सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है रेखा जी के सामने टाइम है, अब पता नहीं वो करेंगी कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, बट कम से कम वो दिल्ली के लोगों को इन्वॉल्व करके, भारत सरकार को इन्वॉल्व करके कुछ तो जवाबदेही का मैकेनिज्म बनाएं, कुछ तो पब्लिक पुलिसिंग का मैकेनिज्म बनाएं। क्योंकि पब्लिक पुलिसिंग जो मुझे पुलिस वाले बताते हैं,
लोगों के इंटरेक्शन, उनसे जो सूचनाएं आती हैं, उनसे जो ट्रस्ट है, उस पर बेस होके बनती है। अब वो है दिल्ली में कि नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो जो एक कनेक्ट है ना लोगों और पुलिस के बीच में, वो सामान्य दिल्ली में उतना नहीं है जितना और स्टेट्स में। दैट इज लेकिन मतलब स्ट्रगल करना ही पड़ेगा दिल्ली के लोगों को क्राइम को लेकर, क्योंकि जो अभी एज ऑफ टुडे। लेकिन इसमें अगर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के लोग मिलके, और देखिए एलजी भी ना, एलजी कितना कर लेगा, एक आदमी थोड़ी पुलिस चला सकता है भाई। एक तरीके से मान लीजिए एलजी ही एक पब्लिक फिगर है जो सरकार में है। आईपीएस तो सब इलेक्ट होके आता है, होम मिनिस्टर बहुत फार है। अकाउंटेबिलिटी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आपकी पुलिस का काम है कि लोगों की सेफ्टी इंश्योर करे, और अगर पुलिस उसमें फेल हो रही है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में दिल्ली के लोगों को, तो ये आपका फेलियर है। यू आर हायर्ड टू बिल्कुल 100% 100% में ये बेसिक, वही मैं कह रहा हूँ, बेसिक सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली में किसी के पास चले जाइए, यही पूछ लीजिए कि क्या आप थाने जाने में कंफर्टेबल हैं, आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। भाई थाना मेरी रक्षा के लिए है, मेरी सुरक्षा के लिए है, मुझे उसमें जाने में क्यों डर लगता है? कोई आपको व्यक्ति नहीं, उनको छोड़ दीजिए जो प्रोफेशनली जाते हैं थाने में। क्या आप कंफर्टेबल हैं थाना जाने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहूंगा या औरों से पूछना चाहूंगा, बहुत कम लोग हैं। अस्पताल की तरह हम डरते हैं। अस्पताल तो चलो हम मानते हैं क्यों डरते हैं, क्योंकि एक अलग चीज होती है अपने हेल्थ से। तो पुलिस कोई, जबकि थाना तो ऐसी चीज होनी चाहिए, हमें कंफर्टेबल होना चाहिए जाने के लिए। कोई अगर पुलिस वाला आपको अप्रोच करता है तो यू शुड फील सिक्योर। कोई पुलिस वाला अगर अप्रोच करता है, यू डोंट फील सिक्योर। अब ये सब तो बहुत वैसी चीजें हो गई कि मैं जाने में कंफर्टेबल हूँ नहीं हूँ, या बाकी चीजें आम जन जो मैं ये बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में जाने में कतराते हैं क्योंकि 10 सवाल उनसे होते हैं कि आप वहाँ क्यों खड़े थे, आप क्या कर रहे थे। वो उनको लगता है कि हम ही फंस जाएंगे अगर जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए ना, दिल्ली में तो हमने ऐसी चीजें देखी हैं। रोहिणी कोर्ट आपको याद होगा, फायरिंग हुई वहाँ पर। जी जी। कितने कोर्ट्स के अंदर फायरिंग हो चुकी है अभी दिल्ली के अंदर। मतलब जहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी रहनी ही चाहिए, जहाँ पे कोर्ट्स लगे हुए हैं, जहाँ पर लगातार हियरिंग हो रही है, किसी की पेशी हो रही है, किसी की जमानत का मामला चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर भी अगर फायरिंग हो रही है दिल्ली में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि अथॉरिटी का डर नहीं है ना। देखो जिसको तो बिल्कुल अथॉरिटी का डर बिठाना किसका काम है? ये पुलिस का काम और जो उनके ऊपर बैठे हैं। इसमें तो मुझे, जैसे आपने कहा, तो फिर डायरेक्टली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। अच्छा, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं इसमें कर रहा हूं, बट इसमें आना पड़ेगा। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनका होम मिनिस्टर को अगर आप ले लीजिए, किसी भी पार्टी का, वो इंटरेस्ट नहीं होगा दिल्ली पुलिस में, तो आपको दिल्ली वालों को, दिल्ली के इलेक्टेड लोगों को, भले आप एमपीज को करें, किसी को करें, उनकी थोड़ी सी जवाबदेही दिल्ली पुलिस की उनके प्रति बढ़ानी पड़ेगी। मतलब मेरा सवाल ये है संदीप जी आपसे, जैसे आपको उदाहरण दूं, हमारे समय भी एक ये दिल्ली पुलिस की हमारी वो होती थी, कमिटीज बनाई जाती थी, जिसमें मैं एज एन एमपी चेयर करता था, एमएलए उसमें जाते थे। मैंने उसमें कई बार देखा, ज्यादा इन लोगों का इंटरेस्ट ये होता था कि हम अपने एसएचओ को बचा लें। अगर एमएलए कोई इशू रेस करता था, भाई मेरा ये कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई इशू रेस कर रहा है, कितने पब्लिक एमएलए हैं जो गलत इशू रेस करेंगे? जेन्युइन इश्यूज भी तो रेस कर रहे होंगे ना। इनका केवल ये होता था कि किस तरह ये 2 घंटे का हम पूरा कर लें, 2.5 घंटे पूरा कर लें, ऐसे वैसे जवाब दे दें, और उसके बाद क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है, भाई अगर समझ लो मेरे पास पावर होती कि मैं उसको समन कर सकता हूं कि भाई आपने ये कमिट किया था, आपने ये कमिट किया था, क्यों नहीं हुआ, और अगर वो नहीं हुआ तो आई होल्ड यू टू अकाउंटेबिलिटी ना। जब वो पावर आप नहीं देंगे तो कौन उस पावर को पूरी करेगा? ये आपने जो मुद्दा उठाया, जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे पास बहुत डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन इसको लेके एक अंदर में जो एक एंगर है या एक फ्रस्ट्रेशन है, वो तो है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। रीसेंट जो खबर है आम आदमी पार्टी को लेकर, वो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी आज अखबारों में भी। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अब बाहर हो चुकी है। मुझे लगता है आप चाहते भी थे कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच की जो इक्वेशन हमने दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखी, उसमें बहुत आरोप जो लगे वो बहुत पर्सनल भी थे। आप पर जो लगे आरोप कि आपको जो टिकट मिला है, जिस सीट पर मिला है, वो बीजेपी ने डिसाइड किया, बीजेपी के दफ्तर से कांग्रेस पैसे भी मिले थे, और पैसे भी आपको चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से मिले, ये तमाम आरोप लगे। लेकिन वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी उससे पहले दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में एक दूसरे के लिए कैंपेन कर रहे थे। राहुल गांधी का बयान था कि इस बार हम झाड़ू के लिए वोट करेंगे,
और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हाथ के लिए, पंजे के लिए बटन दबाएंगे, इस तरह का। क्योंकि वहाँ शायद कांग्रेस का कैंडिडेट था और जहाँ राहुल जी रहते हैं वहाँ आम आदमी का कैंडिडेट था। जी देखिए, मैं तो तब भी कंफर्टेबल नहीं था इस अलायंस से, और हम में से कई लोग दिल्ली में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस में कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनका अरविंद केजरीवाल के प्रति व्यक्तिगत स्नेह कुछ ज़्यादा है। उसमें मैं टीएमसी का नाम लूँगा खासकर, और कुछ और हैं किसी कारण से कुछ शिवसेना वाले भी उनके प्रति सॉफ्ट रहते हैं। शरद पवार जी तो सॉफ्ट हैं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली एग्जांपल से जानता हूँ। क्या कारण से हैं, क्यों हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने उनको भी उतना ही गरियाया है जितना कांग्रेस को गरियाया था। लेकिन एक था, तो मुझे लगता है उस समय कि भाई एक बड़ी यूनिटी हो जाए, और अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाकर मेरे ख्याल से कहते होंगे कि मेरी आवश्यकता है। उस समय एक ये भी लगता था कि अनबीटेबल हैं, कभी हारेंगे नहीं, एक तरीके से दिल्ली का चमकता चेहरा है। दिल्ली की रियलिटी तो दिल्ली के बाहर की पार्टी जानती नहीं है। तो उनकी तरफ से जो प्रेशर था कि भाई इससे एक अलायंस बनाया जाए, इसीलिए आप देखिए, क्योंकि दिल्ली में उस समय हमारा उतना हाई स्टेक नहीं था, हम तीसरे नंबर की थे, बल्कि कुछ खास था नहीं, तो दिल्ली में अलायंस हो गया। पंजाब में हमारा यूनिट बहुत क्लियर था कि इसके साथ हम अलायंस करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और वो प्रूव भी हुआ। हम लोगों को मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें मिली, इनकी सीटें बहुत कम हो गई, ठीक है। और बल्कि थोड़ा बहुत नुकसान जो बीजेपी ने, कुछ एक वोटर्स हमारे लिए, नहीं तो हो सकता कांग्रेस इनसे और भी बेटर कर लेती। तो पंजाब में तो ये बात क्लियर हो गई कि वो अलायंस नहीं होना था। ओके, दिल्ली में वो मुझे लगता है उस कारण से वो अनाउंस हुआ। लेकिन आप देखो, वो चुनाव होते ही 2-1 महीने बाद इनके शायद गोपाल राय जी ने किसी ने अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए, वो एक ऐसा समय था जब इनके ऊपर वो जेल का सब चल रहा था, अरेस्ट भी हुए थे, इनके ऊपर सब जेल का चल रहा था, केसेस इन पर आ गए थे। तो केजरीवाल को लग रहा था, और जो हम लोग कहते हैं कि बार बार इनका कुछ ना कुछ तो बीजेपी से है अलायंस, ये मैं मान नहीं सकता कि कुछ ना कुछ है, क्या दाल में काला है, लगाते होंगे। देखिए, मैं तो कई बार एग्जाम्पल देता हूं ना कि आप ओवरऑल देखिए, क्या हमने कभी बीजेपी को मदद की अपने वोटों से, या किसने मदद की? भाई इस चुनाव में तो लग रहा है, लेकिन जो 14 सीटें थी वहां पर जो डिफरेंस आया, नहीं तो हमारा उतना ही वोट था जितना लास्ट टाइम था। हमारा इस साल कितना 7% था। लेकिन इस बार आप देखिए, आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है कि ये जीरो पिछली जीरो से अलग है कांग्रेस की। नहीं, वो कुछ भी कहें, देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे, और पिछली बार हमारा शायद 5-5.5% वोट था, अब की बार 6.5-7% वोट, 1-8% ही तो वोट बढ़ा है। 1-8% वोट हमारा बढ़ जाता तो आप क्यों हार गए? लेकिन कांग्रेस तो पीठ थपथपा रही है ना कि आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस का रोल है। हमने एजेंडा बनाया, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, और वो हमारी जिम्मेवारी है ना, एजेंडा बनाना। आप मिसगवर्न करोगे, ठीक है, तो क्यों नहीं एजेंडा बनाएंगे? और आप 9 साल के बाद भी आप कह रहे थे कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, क्यों नहीं कहा भाई? मैं तो ये कहता हूं कि आप जेल गए, हम आए आपके समर्थन में, हमने ये नहीं कहा कि आप निर्दोष हैं, हमने कहा आप पे जो कार्रवाई हो वो अगर दोषी ठहराएगी तब आप दोषी ठहरेंगे। आपने तो 15 साल की सरकार के बाद 10 साल कुछ नहीं कर पाए। आप तो आज भी शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहते हो, आप तो आज भी सोनिया गांधी पर इल्जाम लगाते हो। आपको याद है, इन्होंने एक पोस्टर निकाला था जिसमें भ्रष्टतम लोगों की सूची में राहुल गांधी का नाम दिया था। तो आपके धर्म का कहां गया? आप तो आज भी हमें करप्ट कह रहे हो, जबकि आपके पास तो पूरी सरकार थी। मेरा ये बार बार कहते हैं ना कि मेरे पास एसीबी नहीं थी, एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं था, तो फाइल किसके पास है भाई? करप्शन तो फाइल में दिखती है ना। अगर फाइल में एविडेंस नहीं है तो आप करप्शन कैसे प्रूव करोगे? फाइलें आपके पास, सारे प्रोजेक्ट के टेंडर्स आपके पास, किसको टेंडर्स मिले वो आपके पास, निकाल लेते ना। आपको तो याद है, हर मिनट पे ये कागज फहराया करते थे, और वो तो अखबार की सेटिंग फैलाया करते थे, तो फाइल से निकाल के वेव करते। अगर आपने लोकायुक्त, आपने पूरा देश को लोकपाल के नाम पर बेवकूफ बनाया कि उससे ही भ्रष्टाचार हटेगा। दिल्ली में लोकायुक्त है, सरकार लोकायुक्त को फाइल भेज देता। अगर एसीबी बीजेपी के साथ थी तो लोकायुक्त तो आपका अपॉइंटेड होता है, आप दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल भेज देते ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कितनी पावर होती है एक चिट्ठी की। मैं तो कुछ नहीं हूं आज। 2012-13 में जब कोल का सीएजी आई थी और कोल का हंगामा चल रहा था, तो मैंने एक बतौर एमपी के कुछ एमपीज को बुलाकर मैंने को साइन करवाया। मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक चिट्ठी लिखी और यह कहा कि 2004 के पहले के जितने भी कोल एलिगेशंस हैं उनमें महान भ्रष्टाचार देखा गया है, रिपोर्ट में भी लिखा है, उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही, उस पर इंक्वायरी हो। सीवीसी ने मेरी चिट्ठी को सीबीआई पे भेजा। आज मेरी चिट्ठी पे 2004 की पहले की अलॉटमेंट्स में 20 या 21 एफआईआर हुए और केस चल रहे हैं।
आप भी भेज देते, क्यों नहीं भेज पाए? तो मेरा ये कि क्योंकि इन्होंने केवल वो ढकोसला बनाया, तो हमारा ये रहता है कि आपने तो हर बार झूठ बोला, आपने तो 2000 ये पिछले इलेक्शन में जैसे ही खत्म हुए उसके बाद फिर उस धर्म को छोड़ दिया। तो इसलिए कांग्रेस का ये कहना कि हमारे कारण हारे, हाँ हमको लगा कि आपने दिल्ली बर्बाद की, हम आपके खिलाफ मुद्दे बनाएंगे, हम आपके खिलाफ कैंपेन खड़ा करेंगे, और उस कैंपेन के कारण लोग आपके खिलाफ वोट देने लगे। हमें ना दें, बीजेपी को दे दें, क्योंकि शायद हमको सीरियसली नहीं लिया। तो ये तो हमारी तो कोई इसके लिए जवाबदेही नहीं है ना। आप हमारे गुट की पार्टी तो नहीं है, आपने कभी तारीफ की पार्टी की। तो मेरा ये कहना कि इसलिए ये कह देना कि कांग्रेस के कारण आप हारे, आप अपने कुकर्मों से हारे हैं। कांग्रेस के कारण आप फिर 2015 में क्यों नहीं हारे, 19 में क्यों नहीं हारे? हम तो तब भी आपके खिलाफ बोलते थे, या तब हम गलबैया करके बैठे थे, तो तब भी हम तीखा बोलते थे। तो आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं हूं मैं। देखिए, खुश में होता अगर कांग्रेस 12-15% वोट पे आती, हमारे 3-4 विधायक आते। हाँ, इस बात से एक संतोष है एक दिल्ली के नागरिक होके कि एक निकम्मी सरकार हटी, ठीक है। और ठीक है, मैं कांग्रेस का हूं, मैं जितनी गलतियां करेगी बीजेपी उसके मुद्दे लेके अगले 5 साल में इनको भी हराने के लिए मैदान पे उतरूंगा। लेकिन ये तो है, कम से कम हो सकता है ये कुछ उससे बेहतर काम कर लें। आफ्टर ऑल मैं चुनाव जीतना तो नहीं चाहता ना सिर्फ, मैं तो सड़क पे भी चाहता हूं कि मैं चल सकूं, मेरे अस्पताल भी ठीक से काम करें, मेरी हवा भी अच्छी हो, कोई भी सरकार करे। एक भाई देखिए, पॉलिटिशियन के अलावा हम नागरिक भी तो है ना, हम भी तो चाहते हैं दिल्ली बेहतर हो। और क्या फर्क पड़ जाएगा रेखा गुप्ता ठीक करें कि केजरीवाल ठीक करे कि कांग्रेस का कोई ठीक करे? नहीं करेंगे, हम भी आड़े हाथ आपको लेंगे। तो एक उम्मीद भी होती है। तो ये कह देना कि मेरे में खुशी है, नहीं, हाँ संतोष है कि एक पार्टी जो झूठ के सहारे आई, जो 10 साल केवल झूठ बोलती रही, उसको फाइनली दिल्ली के लोगों ने माना कि नहीं, ये हमारे लिए रूल करने के लिए ठीक नहीं है, उसको हटाया। और ये जो आम आदमी पार्टी अब इंडिया अलायंस से बाहर हुई है, ये तो हम इंडिया अलायंस में कभी पूरी थी ही नहीं। ये तो जैसे मैंने कहा अपने स्वार्थ के लिए आई थी, ये उस समय जेल चले गए थे इसलिए इनको ज़रूरत थी। अब इनके सामने देखो कौन से चुनाव हैं, बिहार में इनको जाना है, बीजेपी की मदद करनी है, गुजरात में इनको जाना है, तो इसलिए अलायंस में कैसे रहेंगे? क्योंकि हो सकता है प्रेशर पड़े। वही ममता जी जो उनको समझती है कि बहुत बढ़िया आदमी हैं, एंटी बीजेपी हैं, उनके सामने ही अपना प्रो बीजेपी रूप कैसे दिखाएंगे? तो इनके लिए तो ये विवश है कि इनको हटना ही पड़ेगा अलायंस। हो सकता है अगले एमपी लाइन में फिर आ जाए साथ में, ये तो कभी भी पैंतरा बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सवेरे कुछ और शाम को कुछ, वो अपने हिंदी में कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगानाथ, जमुना गए तो जमुना। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कांग्रेस बाहें फैलाए खड़ी है कि अरविंद केजरीवाल? नहीं, हम किसी के लिए बाहें फैलाए नहीं खड़े। देखिए, इंडिया अलायंस तो कांग्रेस ने बनाया था ना, ये आए थे इंडिया अलायंस में। ये कभी नहीं कहो कि हमने उनको बुलाया, उसके पास चॉइस थी ना नहीं आने की। उस समय तो आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि आई विल एक्सेप्ट राहुल जी एज प्राइम मिनिस्टर। यहां तक कि इन्होंने कहा था कि अनाउंस करिए कैंडिडेट। आपको याद होगा 2 जनों ने राहुल जी के नाम पर कहा था कि आप अनाउंस करो, उसमें तो एक ये थे, और उसके आपने 3 महीने बाद उनका नाम भ्रष्ट लोगों की फहरिस्त में डाल दिया। तो ये तो दिखा सकता है कि भाई इस तरीके का पलट मारने वाला कौन कैंडिडेट है, हम या वो। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या प्लानिंग है दिल्ली में? क्योंकि इस बार भी जीरो, पिछली बार भी जीरो, उससे पहले भी जीरो, मतलब जीरो की हैट्रिक हो गई है कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में। क्या वजह है कि आप एमएलए में भी, हाँ हर जगह पे, तो मतलब ये क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी दिल्ली के अंदर अपनी ज़मीन तलाश नहीं पा रही है? वो ज़मीन जो कांग्रेस की, जिस ज़मीन पर अच्छी खेती होती थी, वो ज़मीन कांग्रेस से खिसक गई है। देखिए, पहले 10 साल में, पहले 2 इलेक्शन में तो क्रेडिबिलिटी इशू था, लोग हमको क्रेडिबल नहीं मान रहे थे, और वो जो तमाम इल्ज़ाम हम पर लगाए गए थे उस पर सवाल नहीं उठ रहा था। आप देखिएगा 2019, 20, 21 तक ये बात नहीं चल रही थी कि सिर्फ शीला जी ने काम किया, ये सब 23, 24, 25 के बाद बात आई। उसको हम लोग नहीं भजा पाए इस चुनाव में, क्योंकि शायद हम लोग जो देखिए देवेंद्र यादव जी के आने के बाद और लवली के आने के बाद, वो लवली जल्दी छोड़ के चले गए, बड़े अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस में छोड़ के गए, उनको मेरे हिसाब से तो गलत समय पर छोड़ के गए। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने 3-4 साल, शायद ज़रूरत से ज़्यादा, या 5-7 साल हम उतनी तरीके से फील्ड में एक्टिव नहीं रह पाए। अब जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट और हैं, हमें इन 5 सालों में एक तरीके से अपने आप को क्रेडिबल एक ऑपोजिशन की तरह दिखाना पड़ेगा। क्रेडिबल ऑपोजिशन वो होती है जो लोगों के असली मुद्दे, जो उनके दिल को छू रहे हैं, उसको उठाएं। जब वो मुद्दों में ज़रूरत पड़े कि लीडर उनके साथ खड़ा हो, हम साथ जाके खड़े हों। साथ खड़े होना एक फिगरेटिव तरीका है कहने का, उसके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। हम पिटिशनिंग करें, हम एलजी का इस्तेमाल करें, हम सरकार के सामने जाएं, जब ज़रूरत पड़े जिसको धरना प्रदर्शन कहते हैं, जहाँ लोग एक्टिवली दिखते हैं। तो
अगर हमको अखबार में जगह नहीं मिलती, इश्तहारों में जगह नहीं मिलती, तो अगर हम सड़क पर अपनी जगह बनाना शुरू करें। आपको लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती है? लोग मानते हैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। आपको नहीं लगता? ये मैं कह नहीं सकता, ये आप लीडर देख टू रहे हैं लीडर है। लगातार किस तरीके की चीजें कांग्रेस लीडर्स की तरफ से होती हैं, क्योंकि दिल्ली में आप बताइए कि कब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सड़कों पर निकल देखिए, कर आते हैं। इसमें मैं हाँ। दो बात करूंगा। कई बार हम लोग उतरते भी हैं सड़क पे, कई बार That is what I'm saying, ना, part time एक मिनट politics। सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा था क्या है कि हम लोगों को कभी कभी जनता से वो अपेक्षित रिएक्शन नहीं मिलता है। मैं कई बार बैठा हूँ, ये आज से 3-4 साल पहले कई बार हम लोगों के धरने हुए, हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, हम भी जाके मंच पे बैठे, लेकिन लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो देखिए, पॉलिटिशियन तो जब लोगों का रिस्पॉन्स आता है तब रिएक्ट करता है। बट पॉलिटिक्स तो उससे फुल क्या टाइम होता है, जॉब है ना कभी कभी सर। ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम रीजन दे रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो फिर लोगों को एक हताशा हो जाती है कि यार हम इतना करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्यों करें, या कुछ और क्या करें। जैसे मैं भी अपने मन में कई बार सवाल पूछता हूं कि हमें कांग्रेस को क्या ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों का ट्रस्ट जीत पाए, और वो अभी भी मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो, इस चुनाव में जैसे फॉर एग्जांपल मैं उतना लोग मुझे नई दिल्ली में उसमें टीवी पे उसमें नहीं आता था। 15-20 दिन में जब मैंने बातें बोलनी शुरू की तो ऑलमोस्ट पूरे देश में चला गया, मेरे इंटरव्यूज गए। मैं हो नहीं कह रहा मैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट था, लेकिन जो हम बातें कहते हैं लोग सुनने को तैयार हैं, ऐसा नहीं है सुनने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की जगह तो है पॉलिटिकली, उस जगह को वोट में कन्वर्ट करना हमारी मेहनत है। और वहां अगर आप कह रहे हैं कि हम अगर पार्ट टाइम एक्टिव लगते हैं, हो सकता है वो इंप्रेशन सही है, क्योंकि अब की बार भी बहुत से लोगों ने मुझसे कहा नहीं दिल्ली में कि आपको हम वोट देना चाह रहे थे लेकिन आप जीत नहीं रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो एंटी बीजेपी वोटर है वो आम आदमी में चला गया, जो एंटी आप वोटर है उसने कहा कांग्रेस को क्यों दे, बीजेपी को जिताऊं, तो फिर केजरीवाल जीत जाएगा, वो बीजेपी में चला गया। ऐसा नहीं है कि वो हमसे परहेज करते हैं, वो हो सकता है हमारा वोटर है लेकिन वो हमको जीतता हुआ नहीं देख रहा था। जिस तरीके की मेहनत राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं उसका रिजल्ट उन्हें 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मिला। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का रिस्पांस आपको लोकसभा इलेक्शंस में मिला कांग्रेस पार्टी को, उसके पीछे जो मेहनत हुई है, कुछ उसी तरह का रोड मैप दिल्ली के लिए भी कांग्रेस को सोचना चाहिए? 100%, बल्कि ऑल इंडिया और दिल्ली। देखो, एक होता है कभी कभार कोई भी सक्सेस का फॉर्मूला, विनिंग फार्मूला तो ना कहूँ, सक्सेस का फॉर्मूला 8-10-15 साल चलता है। आपने भी देखा हो, फिर नए तरीके आते हैं, फिर कुछ और आता है। अभी हमको वो एक तरीका मिला हुआ है, ओके, उसमें हमने जगह बनाई, अनप्रेसिडेंटेड, कोई नहीं समझ रहा था कि 100 सीटें आएंगी, ठीक है, और उसकी जगह भी कई जगहों पे वोट भी बढ़े, अद्भुत जगहों पे हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कहीं अलायंस में कहीं बिना अलायंस के, ओके। तो वो अगर हमको एक विनिंग या सक्सेसफुल फार्मूला मिला है तो फिर उस फार्मूला को ज़्यादा इवॉल्व करना चाहिए, उसकी नई पड़तें आती हैं। वहाँ मुझे लग रहा है कि हम लोग किस कारण से रिलक्टेंट हैं मैं नहीं जानता हूँ। और दिल्ली में स्पेशली जो ऑल इंडिया में नेचुरली वो यात्रा थी, आप दिल्ली में यात्रा नहीं कर सकते, दिल्ली उतना बड़ा नहीं है, पर दिल्ली में हम और तौर तरीक़ों से लोगों से जुड़ना, अलग अलग लोगों से जुड़ना, अलग अलग लोगों के मुद्दों से बात करनी, अलग अलग कैरेक्टर, कलर, लाइवलीहुड, आइडेंटिटी के लोगों के साथ, जैसे राहुल जी पहचान बनाते थे, कभी किसी से मिलते थे, उससे एक लोगों को लगता था यार ये हमारे तरह के लोगों से मिला। तो वो उसका दिल्ली में क्या एविडेंस हो सकता है? दिल्ली में जैसे ऑटो का एक अलग ग्रुप होता है, साइकिलिस्ट अलग हैं, छोटे दुकानदार अलग हैं, ठेले वाले अलग हैं, 5 स्टार होटल जाने वाले अलग हैं, प्रोफेसर्स अलग हैं, स्टूडेंट्स अलग हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाला अलग हैं, हिंदी बोलने वाले अलग हैं, क्लस्टर्स के लोग अलग हैं, रीसेटलमेंट के। तो दिल्ली में भी हज़ारों रंग के लोग हैं। उन हज़ारों रंग के लोगों से अगर आप जुड़ना शुरू करेंगे और जुड़ना मुद्दों से, उनके साथ अनऑर्गेनाइज तरीके से, जो बाद में ऑर्गेनाइज्ड हो, तो मुझे लगता है एक वो स्पिरिट बनेगी कांग्रेस की। बट आपने बहुत अच्छी बात कही, जब एक चीज़ है जिसको सक्सेस मिला है, हम उसको क्यों नहीं उस तरीके से अपने में आत्मसात करके उसको आगे चल रहे हैं, ये आई थिंक एक क्वेश्चन है, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने ये रेज किया। राहुल गांधी को लेकर भी कई तरह की बात होती है कि उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका बदला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज के राहुल गांधी और 10 साल 5 साल पहले के राहुल गांधी में एक बड़ा शिफ्ट भी देखने के लिए मिला है। जिस तरीके से वो अपनी बातों को आज रखते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान की कॉपी उनके हाथ में, उनकी पॉकेट में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को? क्योंकि राहुल गांधी को मुझे लगता है कि आपने बेहद करीबी से देखा है, कई बार राहुल गांधी के आप साथ भी नजर आते हैं। एक वीडियो भी मैंने देखा था रिसेंटली, आप और राहुल गांधी उसमें डिस्कशन कर रहे थे। आप क्योंकि राहुल गांधी को बहुत करीब से देखते आए हैं, उनकी राजनीति को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, कैसे आप डिफाइन करेंगे ये नए राहुल गांधी को? देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरा कोई राहुल जी से बहुत क्लोज है, मैं उनसे स्नेह रखता हूँ और उन्होंने जब भी मिले हैं बहुत प्यार से मिले हैं। बहुत करीबी से तो नहीं जानूंगा मैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनमें एक है, अगर कोई चीज़ वो करना चाहते हैं तो फिर वो करते हैं। ओके, क्या पार्टी उनका साथ दे रही है नहीं दे रही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने पिछले 3-4 साल में अपने आप को जो बदला है, ज़्यादा ओपन हुए हैं, ज़्यादा लोगों से मिलने लगे हैं। आई थिंक उसको हमें एक तरीके से ऑलमोस्ट एक फ्रेंजी, एक अंग्रेजी में शब्द है फ्रेंजी की तरफ ले जाना है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा 2014 में क्या मोदी जी कर रहे थे, हर जगह जाकर गुजरात मॉडल, एक तरीके से उसकी फ्रेंजी बन गई थी। कोई गुजरात नहीं गया लेकिन गुजरात मॉडल है। ठीक है, ये लगता था कि सब कुछ वो जो कहीं और नहीं हो रहा वो गुजरात में हो गया। तो एक क्या होता है कि जब आपको एक चीज़ मिलती है जिसमें आपको लग रहा है कि लोगों का आकर्षण है, आप उसको पर ऐसे लेवल पे ले जाते हैं कि वो लेवल आपकी पार्टी को अपने साथ उठा लेता है ना। और हर उस तो इनके लिए वो टाइम है। ओके, वो उस लेवल पर कैसे उठाना है, उसके साथ किस तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि वो एक आदमी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जब ये न्याय यात्रा हुई थी, हर जगह नेता जुड़ गए थे, और सडनली आपको याद होगा जैसे हम लोग कर्नाटक और आंध्रा में घुसे, वहाँ के लोकल लीडर्स ने भीड़ इकट्ठा की, लोग जमाव करने लगे और अपने आप मीडिया कहने लगा नहीं यार भीड़ आ रही है। जैसे ये शब्द आया कि भीड़ आ रही है, लोगों को लगा एक हमने नए राहुल गांधी को देखा है। ओके, सो आई एम सेइंग वो उनको या पार्टी को या हमारे स्टेट यूनिट्स को, हमें वो एक फॉर्मूला को लेकर चलना पड़ेगा। देखो, बार बार हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस की काडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, हमारा काडर हमारे लोग है, हमारा वोटर है। हमारे यहाँ कोई वर्कर बेस भी उतना नहीं है जितनी और पार्टियों का होता है, क्योंकि काडर से वर्कर निकलता है। हमारा तो वर्कर कभी आप हैं कभी आप हैं कभी आप हैं, बदल भी सकते हैं, चुनाव बदल जाते हैं हमारे। मैंने सतत देखा इलाके में वर्कर्स ही के वर्कर्स बदल जाते हैं, नए आते हैं। पर उन वर्कर्स में वो जोश डालना कि वो आपकी बात करने लगें, आपके साथ आप वाले काम करने लगें, वो जो एक बात है ना, वो अगर हम दैट मैजिक अगर हम वापस ले आए तो फिर हम लोग अभी साल 1.5 साल में मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा या तो सरकमस्पेक्ट हो गए हैं, या शायद उसका स्टेट में क्या फॉर्मूला होना चाहिए नेशनल लेवल का वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिस कारण से थोड़ा सा कुछ स्टेट्स में जहां हम लोग जीत सकते थे, हम लोगों ने अपेक्षा के बराबर जो है चुनाव नहीं किया है। बट आई थिंक इफ वी वर्क ऑन दिस, और उसके मैंने कहा नए आयाम, वही चीज़ आप दोबारा नहीं कर सकते, उसको नई तरीके से करना पड़ेगा। मतलब शायद बड़ी यात्राएं ना करें, छोटी करें, इलाकों में करें, ज़्यादा डीप करें, इन डेप्थ करें, जैसे भी करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा। आपको लगता है कि पहले राहुल गांधी से मिलना बहुत नामुमकिन सा लगता था पार्टी के अपने नेताओं को भी? कई इंटरनल बैरिकेड्स होते थे, इस तरह की चर्चा होती रहती थी कि राहुल गांधी से मिलना बड़ा मुश्किल है। पार्टी के नेता भी इस तरह की बात करते थे, वर्कर और जो ज़िले के अध्यक्ष हैं वो लोग भी नहीं मिल पाते। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो खबरें लगातार आ रही है, उसमें ये पता चलता है कि राहुल गांधी आज गुजरात गए हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोगों से मिल रहे हैं, अध्यक्षों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। गुजरात की बात कर लीजिए, वहाँ गए, असम गए, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, लोगों से, कांग्रेस से जुड़े हुए वर्कर्स से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में जाकर ये भी बता रहे हैं कि वो जानते हैं कि कौन लोग असल में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कौन लोग कांग्रेस का टोपी लगाकर किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ अपनी भाषा से वो चीज़ें कहते हैं। नहीं, ये फ़र्क तो है। देखिए, नहीं, क्या ये नहीं मिलते थे या इनको मिलना मुश्किल था, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखो बहुत से लोग इनको कंपेयर करते हैं जब ये कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं थे। ठीक है, जब एमपी थे, समय दे देते थे, स्वाभाविक उस समय वो जिम्मेदारियाँ नहीं थी। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बने तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। ठीक है, और उस समय भले ही लीडर ऑफ पार्टी पार्लियामेंट में कोई भी हो, हम एक तरीके से उनको ज़्यादा अपना लीडर मानते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम का चैलेंज भी रहा होगा, राइट। अब शायद क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, लेकिन लीडर ऑफ द पार्लियामेंट की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती ना जो किसी पार्टी प्रेसिडेंट की होती हैं। उसमें तो आप ड्यूरिंग सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लगता है अब उनको समय भी मिला है। ओके, और उनको कॉन्फिडेंस भी आया है कि हमने एक इम्पैक्ट किया है, इसलिए अब वो ज़्यादा ओपन हो गए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, राहुल जी की एक, अब मैं उनकी तरफ से नहीं कहना चाहता, मैं भांप रहा हूँ, राहुल जी को बहुत इंटरेस्ट रहता है नॉन पॉलिटिकल लोगों से भी बहुत मिलने का। ठीक है,
जैसे ज़्यादातर मैंने देखा है पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल लोगों से, भले उनका पॉलिटिक्स में कोई दखल हो या ना हो, कोई एक्सपर्ट है, कोई ज़मीन पर काम करता है, कोई सिर्फ कुछ भी नहीं सामान्य अपनी ज़िंदगी चलाता है, उन लोगों से मिलना, बात करना, बहस करना वो उनको अच्छा लगता है। तो शायद वो उसमें क्योंकि अपना समय देते हैं और उतना ही देते हैं जितना वो पॉलिटिशियंस को देते हैं। हमें लगता है यार हमें उतना टाइम नहीं मिल रहा जितना हमें चाहिए। ओके, और कांग्रेस में एक थोड़ा सा बड़े लीडर्स के सामने जाके अपना रोना या अपनी बात कहने की एक थोड़ी पुरानी आदत रही है। हमारे कुछ पुराने सीनियर लीडर्स चाहते थे कि यार बार बार आके मुझे कोई बात कहते रहो। राहुल गांधी का ये है कि भाई आपने मुझे एक बार बता दी, राहुल जी ने, अब बार बार वो चीज़ बताने की क्या जरूरत है। आई नो व्हाट यू सेड। ऐसा तो है नहीं कि मैं 4 बार मिलूंगा तो 4 अलग बातें कहूंगा। तो जो एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं बार बार उनसे मिलकर कह देता हूँ, शायद मैं कह रहा हूँ शायद, आई एम नॉट सेइंग इट एज अ फैक्ट, शायद ये उतना मौके नहीं देते हैं। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये कंटिन्यूसली लोगों से मिलते हैं। वैसे कई बार क्या हुआ इनके, जैसे हम इनको मिलने गए, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो उनका के साथ 2:30 बजे फलाने आ रहे हैं। अब वो 2:30 बजे वाले के साथ 3:30 तक वो बात कर रहे हैं, और ये नहीं कि कोई गप चल रही है। कई बार मैंने देखा कोई फिशरमैन का डेलीगेशन आया हुआ था, कहीं देखा था तो वुड वर्कर्स का कोई डेलीगेशन इनके साथ बैठा था। एक बार हम गए तो दिल्ली के रामलीला कमेटी के लोग बैठे हुए थे, हमारा थोड़ा टाइम लग गया। तो वो क्या होता है, उससे वो थोड़ा जानते भी होंगे ज़मीन पे क्या है, हकीकत क्या है, वो सब क्या है। तो आई थिंक उस कारण से ये फीलिंग एक बनी है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैंने देखा हाल फिलहाल अब इतना नहीं लोग बोलते। अब उनका ये कि नहीं, अब वो मिलने लगे हैं, बातचीत हमारी हो जाती है, हम अपनी बात कह देते हैं, राहुल जी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक माहौल बदली है राहुल गांधी। हम लोगों को तो मालूम था क्या, एक पब्लिक छवि की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तो बदलाव आया। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद का मॉनसून सत्र है, विपक्ष के पास इस बार काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जिनमें एक बड़ा मुद्दा जो इस वक्त देश में चल रहा है वो है बिहार में जो चुनाव आयोग SIR के तहत, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है, उसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। चाहे उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं के जो बयान हैं वो एक ही दिशा में नजर आते हैं कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर शक है, वोटर के नाम वोटर लिस्ट से काटने की एक शंका विपक्ष जाहिर कर रहा है बार बार बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसमें शक होता है, ओके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपके हमारे एलिगेशन हैं, सही हो गलत हो, इलेक्शन कमीशन का काम होता है सेटिस्फाई करना। देखिए, एक होता है ना कि एक अंग्रेजी में कहावत है ना, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। हुई है या नहीं हुई है वो अलग बात होती है। और डेमोक्रेटिक संस्थाओं के लिए, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के लिए पब्लिक ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा दुनिया में कई जगहों पे अच्छे चुनाव भी हो जाएं, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि चुनाव में ठीक नहीं हुआ था तो एक लोगों के दिल में संदेह हो जाता है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कभी कभी मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा एक अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक और अपने आप को बचाने का रोल निभाया है, जिस कारण से एक ट्रस्ट नहीं रहता। तो ये जो कर रहे हैं वहाँ, दूसरा क्या, इसको करने की ज़रूरत क्या है भाई? अब देखो, सीधी बात, आप किसी, अब जैसे मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं भोपाल में था तो किसी चीज़ के लिए मुझे एक विभाग में जाना था, तो उनका सर आप ज़रा वो दे दीजिए ID अपनी। तो मैंने ID दिया, उनका नहीं साहब आधार चाहिए। तो मैंने हंस के बोला, मैंने कहा आधार? मैंने कहा इलेक्शन कमीशन तो कह रहा आधार ID नहीं है। तो जो सरकारी अधिकारियों ने उल्टी सीधी बात कही इलेक्शन कमीशन के लिए कि यार ये तो ये कर देंगे, हाउ कम, आधार तो हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आज आप कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं कर सकते बिना आधार के। तो क्या होता है, जब इस तरीके की लॉजिक आते हैं ना उनकी तरफ से, तो फिर आप समझ नहीं पाते। फिर उनका ये कहना है कि नहीं साहब, जितने लोग हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड बने। तो बार बार आ गया कि वो तो गुजरात में भी केस है, वो तो महाराष्ट्र में भी केस है, वहाँ नहीं आपको ये पता चला। और जितने लोग हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड बनने का ये मतलब नहीं है कि वो आधार कार्ड अपने में गलत है। हाँ, आपको ये लग सकता है कि आधार कार्ड की प्रक्रिया सही नहीं होगी, तो किसी भी आइडेंटिटी की 100% पुख्ता कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। आपको याद होगा एक ज़माने में राशन कार्ड में दिक्कत हुआ करती थी, वो बेटर हुए। पासपोर्ट में कभी कभी फर्जी पासपोर्ट बन जाते हैं, ID कार्ड गलत बन जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई सिस्टम दुनिया में परफेक्ट है। जब तक लोगों के अंदर में क्रिमिनलिटी या बदमाशी करने की रहेगी, जो एक मानवता का एक है, हर मानव के अंदर, हर इंसान के अंदर ये एक टेंडेंसी होती है, कुछ ना कुछ वो बदमाशी करता है, कोई ज़्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं। तो जस्ट बिकॉज सिस्टम कुछ जगहों पे फ्लॉड है, इसका ये मतलब थोड़ी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम वो बिल्कुल ही गलत है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा ये सीरियस है, और इसमें क्या निकल कर आएगा और होगा क्या भाई? या तो ये होता, सपोज मैं आपको प्रूव करूं चुनाव के बाद
कि 10,000 वोटर गलत प्रूव हुए थे, तो क्या निरस्त हो जाएगा पूरा चुनाव? तो चुनाव में दिक्कत क्या है कि अगर आप पहले मुद्दे को नहीं उठाएंगे, रिजल्ट आने के बाद उसमें फिर वही होता है कि जब चिड़ियां चुग गई खेत। चुनाव हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर आप कुछ करते रहिए। भाई कितने इलेक्शन पिटीशन इस देश में डिसाइड होते हैं? मैं खुद चुनाव लड़ा हूं, मैं आपके सामने कोई वैसे नहीं कहना चाहता, बट कोई भी शायद ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा आज के इतिहास में जो हम रियलिटी में जितना हमें खर्च करना चाहिए, नहीं खर्च करना चाहिए, हम केवल उसके हिसाब से करते हूं। अगर आप एक्चुअली में लॉ अप्लाई करें तो कोई जीत ही नहीं सकता चुनाव इस देश में। इलेक्शन के पिटीशन होते हैं क्या, पर चलने देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। पर आप, मेरा ये है कि इसलिए आप कोई सिस्टम को इतना ट्विस्ट करने की कोशिश करें कि ऑपरेशन जो एक मेजर स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी में, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करे और उसको लगे कि ट्रस्ट करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, तो डाउट होता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसमें बहुत गड़बड़ी हुई, उसमें लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच लाखों की संख्या में वोट बढ़ गए। अब चुनाव आयोग जो है वो जांच कर रहा है बिहार में, वो वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत कि जो फर्जी वोटिंग ना हो पाए, उस पर भी विपक्ष को सवाल है। नहीं, देखिए बात ये ना कि आप किसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं तो ट्रस्ट में तो लेना पड़ेगा ना आपको। हाउ कम, मुझे एक चीज बताइए, क्यों विपक्ष डाउट कर रहा है आपके इंटेंशंस को? पहले मुझे याद है, आज से कई साल पहले, जब कुछ नया चीज़ होता था तो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती थी, कैंडिडेट बुलाए जाते थे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नई चीज़ें आ जाती थी। आपको याद होगा सबसे पहले आईडी कार्ड्स का सेशन ने शुरू किया था, फिर ये हुआ कि ये 2-3 नहीं, ये 7-8 आईडीज़ इस्तेमाल की जाएंगी, ये 10-12 आईडीज़ आपको लेके जानी चाहिए। आपने फोटो आईडी कार्ड किया। तो मेरा ये कि ये सब करने के बाद जो है, अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस में तो लीजिए ना लोगों को, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि किसका वोट ज़्यादा कटता है। कभी कभी कुछ कम्युनिटी के लोग हैं उनका वोट कट जाता है, कभी कभी कुछ कास्ट के लोग हैं उनका वोट कट जाता है, कभी कभी कुछ इलाके हैं जहां उनका वोट कट जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है कि समझ लो किसी एरिया में वोट बढ़ा और उसमें से 90% वोट एक ही पार्टी को चला गया। 90% वोट तो इस देश में कभी किसी पार्टी को नहीं मिला ना, बड़े बड़े तुर्रम खां नेता रहे हमारे। तो तब ये डाउट आने लगता है, और डाउट क्लियर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ कि ये वो वाली जगह नहीं है डिबेट विद ईच अदर, लेकिन मेरे ख्याल से टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑपोजिशन। बल्कि हमेशा तो ये कहा जाता था, मुझे तो याद है जब सोमनाथ जी स्पीकर थे और उसके बाद जब मैम स्पीकर बनी थी, ये लोग बार बार कहते थे, हम लोग बार बार उनसे कहते थे आप ऑपोजिशन की ज़्यादा सुन रहे हो, तो उन्होंने हमको कई बार बुला के कहा कि स्पीकर मस्ट लिसन टू द ऑपोजिशन मोर। सरकार के पास तो है ही सत्ता, सरकार तो है पावरफुल, यू ऑलवेज हैव टू बी मोर सेंसिटिव विपक्ष के लिए। सरकार तो है भाई, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार के पास मीडिया है, अपना मीडिया है, एडवर्टीजमेंट्स का इम्पैक्ट है, जो भी है। तो कहीं भी किसी भी सिस्टम में जो रिलेटिवली कमज़ोर होता है उसकी आवाज़ को जगह देनी, उसकी शंकाओं को जगह देनी और उसको सेटिस्फाई करना किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन पूरी नहीं कर रही है। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर विपक्ष को शक है, और बिहार में विधानसभा इलेक्शंस हैं, उससे पहले जो ये शक विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कट सकते हैं, इस बीच अगर जब चुनाव होगा तो आपको क्या लग रहा है, निष्कर्ष कहाँ निकलेगा? क्या सिर्फ इसी मुद्दे पर सिमट कर रह जाएगा विपक्ष, या फिर चुनाव में असल फाइट होगी? नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि अब विपक्ष ने अगर इसको बहुत तगड़े मुद्दे से उठाया है तो हो सकता है कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल आए। अगर आप समस्या को पहले से आइडेंटिफाई कर लें तो वो समस्या ज़्यादा बड़ी होने से आप बचा सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया चुनाव आयोग को कि आप जो SIR चला रहे हैं, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं, आप उसे ड्राइव को जारी रखिए। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने और भी चीज़ें कही। उनका कि जो बाकी आईडीज़ हैं इसको देखिए, कोई इसके सिर्फ खिलाफ नहीं है कि आप न्यू रिवीजन करिए। पहले तो रिवीजन ऑफ पोल्स तो ऐसे भी होना चाहिए। हमने रिवाइज ही नहीं किए हैं अपनी वोटर लिस्टें बहुत सालों से। अब जैसे मुझे मालूम है, आज से कोई 15-1 साल पहले घर में आए थे इलेक्शन कमीशन वाले, मेरा और फैमिली का नाम ले गए थे, उसके बाद से कोई आया ही नहीं है। तो एक तो ये जो सामान्य पहले हर 5-10 साल में रिवाइज हो जाया करते थे रोल्स, वो भी नहीं हुआ है बहुत दिनों से। क्यों नहीं हुआ भाई? वो अगर आप बेसिकली रोल्स रिवीजन करते हैं, और उस रोल्स रिवीजन में पार्टी के लोग साथ चलते थे। मुझे याद है कि क्या होता था कि जब नई पार्टी के रिवीजन जाते थे तो अब जैसे मैं और आप समझ लीजिए इस इलाके के, आप बीजेपी की इंचार्ज हैं, मैं कांग्रेस का हूं, हमें वो रोल मिल जाएगा तो हमें मौका मिल जाता था। उस रोल को लेके हम घर घर चले जाते थे, देखते थे कि भाई कोई कट तो नहीं गया गलत,
कोई गलत ऐड तो नहीं हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जो था एक तरीके से इलेक्शन कमीशन का वर्कर बन जाता था। और तो उस समय क्या वॉलंटियर्स तो था, अभी भी हैं नहीं पर हम लोग ये वही तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन जाते हैं तो उसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। फील्ड पर लोगों का ये कहना है कि पहले क्या होता था कि वोटर काटना और वोटर काटना ऐड करना पुरानी प्रक्रिया है, आज नहीं होती, पहले भी होती थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बुलवार्क था जो जस्टिफाई करता था कि ज़्यादातर सही हो। 100% सही तो कहीं नहीं हो सकता, कोई छूट जाता है, कोई बदमाशी से छूट जाता है, कोई जल्दी गलती से ऐड हो जाता है। लेकिन जब पता चलता है कि जैसे मैंने 25 नाम दिए ऐड होने के, आपने 25 नाम दिए ऐड होने के, आपके सारे के सारे ऐड हो गए, मेरे सारे के सारे रिजेक्ट हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं 100% गलत हूँ, आप 100% सही हो। तो फिर हमें डाउट होने लगता है उनकी आंखें उस पर। पहले क्या होता था, ये कभी कभी लोकल लोगों पे होता था कि यार वहाँ का जो हमारा इलेक्शन वाला इंचार्ज है वो ठीक नहीं है। लेकिन अब हमको ये लगता है ये सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है, कुछ पक्ष के लोगों के वोट को डिस्करेज करने का या काटने का या ऐड नहीं करने का। अच्छा, बिहार में जो राहुल गांधी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता काफ़ी एक्टिव हैं, कई मुलाकातें राहुल गांधी जाकर बिहार में नेताओं के साथ कर चुके हैं, महागठबंधन की भी लगातार हम बैठकें होती हुई देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस बार बिहार में आप लोगों का कोई चांस बन रहा है? देखिए बिहार में आप देखो, आपको याद होगा पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, ठीक है। वो तो सीमांचल में थोड़ा सा ओवैसी ने वोट काट दिया और MIM के कारण जो कम्युनलाइज हुआ उससे मिथिला में और एरियाज में आखिरी के 2-3 दिन में इम्पैक्ट पड़ा। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट जीतता हुआ चुनाव गठबंधन हार गया। काफ़ी क्लोज था पिछली बार का चुनाव, अगर आप एक्चुअली वोटिंग पैटर्न देखें वहाँ जहाँ हमारे गठबंधन के लोगों को जीत जाना चाहिए था। लोग मुझको जो बता रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ गया तो हूँ नहीं, लोग मुझको बता रहे हैं कि उससे बेहतर स्थिति है आपकी बार, ओके। और आपकी बार गठबंधन बिकॉज कई साल साथ रहा है, आपस का भी जो एक यूनिटी होती है वो बेटर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये होगा, मुझे लगता है गठबंधन अगर कहाँ किसको खड़ा करना है, पार्टियों की सीटें भी उसकी वर्चस्व के हिसाब से तय करें, जहाँ मेरा ज़्यादा है मुझे मिले, जहाँ आपका ज़्यादा आपको मिले, और हम अपने अच्छे कैंडिडेट्स को दें। और कैंडिडेट देखिए, कोलिशन में कैंडिडेट वो होता है जो पब्लिक तो अट्रैक्ट करता ही है, कोलिशन पार्टीज को भी अट्रैक्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली उसके भी वर्कर, भाई आफ्टर ऑल अगर मेरी पार्टी 60% है तो 30-40% वहाँ RJD भी है या CPML भी है जो हमारे वहाँ पार्टनर्स हैं, या जो भी और पार्टनर्स हैं, उनके लोगों को भी लगे ना यार कैंडिडेट अच्छा है, इसके लिए काम करना है, तब कोलिशन ऑन फील्ड दिखता है। तो मुझे लगता है अगर ये चीज़ें ये लोग कर लेते हैं, हम सही जगहों पे टिकट भी करेंगे। मैं तो एक थियोरेटिकल बात आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा है। और हम कैंडिडेट जैसे कुछ बीच में लोगों ने कहा था कि शायद पिछली बार कांग्रेस ने जितनी सीटें लेनी थी उससे ज़्यादा ले ली, या कुछ जगहों पे जहां कांग्रेस का ज़्यादा नहीं था इसलिए कांग्रेस को शायद औरों के बनस्पत कम सीटें मिली। तो इस तरीके की कैलकुलेशन, मिसकैलकुलेशन जो भी 70 सीटों पे लड़ी थी पिछली बार कांग्रेस। हाँ, मैं देखिए रियलिटी नहीं जानता हूं, लोग कहते हैं कि शायद कांग्रेस को 60 या 55 पे लड़ना चाहिए था, 12-15 सीटें ज़्यादा ले ली। अब जो भी कारण रहा होगा, हम उसको ज़्यादा रैशनली अगर एलोकेट करें, 70 से ज़्यादा कांग्रेस लड़ सकती है, 70 से ज़्यादा मिलें, 70 से कम लड़ सकती है, 70 से कम मिलें, जहां पहली बार लड़े थे उसकी जगह कहीं और लड़ना हो, वो अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो गठबंधन हिसाब से अब की बार सरकार बनाएगा। और पर एज आई सेड, मैं बिहार की फील्ड में नहीं गया हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वहां बैठ के रिपोर्ट कर रहा हूं। जो दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दौरे बिहार के कर चुके हैं, लगातार करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। देखिए आपको याद होगा जिस साल नीतीश और कांग्रेस जीती थी और लालू जी की पार्टी जीती थी, उस समय भी याद है आपको एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया था प्रधानमंत्री का, 50,000, 60,000, 80,000 इतने में दूंगा। आपको याद होगा वो उसको बड़ा चर्चित हुआ था वो PM का स्टेटमेंट। तो देखिए प्रधानमंत्री जाएंगे, वो अपनी तरफ से ऑफर करेंगे, हर लीडर करता है। जनता में अगर आपके प्रति सहानुभूति है, आपके गठबंधन के प्रति, आपके लोकल लीडर के प्रति, तो वो फिर वो और ज़्यादा वोट में कन्वर्ट होता है। और अगर सिनिसिज्म है, एंटी फीलिंग है, तो फिर आप कुछ भी लोगों की जेब में डालते रहिए, फिर वोट नहीं पड़ता है। राहुल गांधी फिलहाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अगले किस रोल में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल चाहता हूं कि 29 में ना अगला चुनाव, वो लीड करें टू अ विक्ट्री ऑफ द इंडिया अलायंस, या जो भी अलायंस होगा। अभी तो मैं वही रोल चाहता हूँ, और ऑब्वियसली वो रोल में अगर वो अग्रणी नेता बनेंगे तो फिर तो उसके बाद द वर्ल्ड इज एट हिज फीट, मैं ये कहूँगा। और हम संदीप दीक्षित को आने वाले वक्त में किस रोल में देखेंगे? देखो सियासत में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं
पॉलिटिकली मेरे को बहुत ऑफर्स आए हैं पिछले 8-10 साल में कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, आप कहीं और चल के भविष्य बना लीजिए, आप ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। बहुत सीनियर पोस्ट तक की मुझे ऑफ़र हुई है। कई कई जगहों पे लोगों ने सीटें रोक के रखी, 10-10 बार फ़ोन आए। लेकिन मैं जो कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी है और जिसके अग्रणी मैं हमेशा नेहरू को अपना हीरो मानता हूँ, आजकल ठीक है बदनाम है कुछ है, नेशनल मूवमेंट की लेगेसी है, तो मेरा ये है कि उससे जुड़ी हुई सरकारें, सरकारी नीतियाँ और पार्टियाँ जितनी ज़्यादा जीतेंगी वो मेरा एक लक्ष्य रहता है। ऑब्वियसली पर्सनली अगर मैं जीतूं, कहीं कोई पोस्ट मिल जाए, काम करने को मौका मिल जाए, तो वो तो खुशी किसी को भी होगी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सबकी है। लेकिन पिछले 10-12 साल में भी जैसे पार्टी ने मुझे कोई बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया है, बीच बीच में थोड़ा मुझसे संदेह भी करते हैं, उनको लगता है कि मैं उस तरीके का लॉयल कांग्रेसी नहीं हूँ, चाहे शायद और लोग हैं, जो भी कारण होगा, और वो मेरी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं समझते हैं, इसलिए मैं किसी पोस्ट पे भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर्स देता रहता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं कैंपेन्स में जाता हूँ, मैं जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे 2019 के चुनाव में मैंने कम से कम 25-50 वीडियोज़ बनाए कांग्रेस को क्यों वोट दें। अब मेरा कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जितनी मेरी है मैं करता रहता हूँ, वो मैं करता रहूँगा। पार्टी कोई मौका देगी तो ज़्यादा बड़े पटल पे वो काम कर पाऊँगा, नहीं तो अपनी तरफ से मैं करता रहता हूँ। हाँ, मेरा एक टोटली नॉन पॉलिटिकल, 2 नॉन पॉलिटिकल लाइव्स हैं। मध्य प्रदेश में जिस संस्था के साथ मैं काम करता हूँ, हम लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, वो टोटली नॉन पॉलिटिकल है, और जो मैं पढ़ाता हूँ टोटली नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, आप कह रहे थे कि कई जगह से ऑफर्स आए, क्या संदीप दीक्षित को बीजेपी से ऑफर आया? वहाँ से भी आए और आए, ठीक है, और उसको तो मैं ठीक मानता हूँ भाई। कोई भी पार्टी अगर आपको लगेगा कि किसी और में थोड़ा बहुत दम है तो आप चाहेंगे वो ज्वाइन करें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे कई कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, क्या संदीप दीक्षित भी बीजेपी में कभी आने वाले वक्त में स्कोप तलाशेंगे अपना? जैसे मैंने कहा भाई, एक और है, अब नहीं गया तो अब क्यों जाऊंगा, अब तो किसी को ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता अगर मैं ज्वाइन भी करता किसी पार्टी को कि उसकी कोई बहुत बड़ी मेरे जाने से कोई ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन इस समय तो कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी को भाई। जैसे बीजेपी है, अब बीजेपी की तो अपनी सरकार बन गई, 7 MP उसके हैं, सरकार भी दिल्ली में सरकार बना ली है। अगले चुनाव में वो क्या किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उस पर जीतेंगे या हारेंगे, तो उन्हें भी अब नहीं लगता मुझ जैसे या हम जैसे किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। तो आदमी अब जाएगा भी तो वहाँ क्या करेगा जाके। मैं कांग्रेस तो नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरा क्लियर है। कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपसे एक लास्ट में एक रैपिड फायर, आपको नंबर देने हैं 10 में से, नेताओं के नाम बोलूंगी और आपको नेता के तौर पर बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर? देखो, एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं नंबर ही नहीं दूंगा, बट एज अ पॉलिटिशियन 7 to 8। 7 to 8 एज अ पॉलिटिशियन, क्वाइट हाई। हाँ, एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी 7। अमित शाह 5.5। नीतीश कुमार 6 एज अ पॉलिटिशियन। एज अ CM नो। तो जैसे मैंने कहा, जब CM या कोई पोस्ट पे है तो फिर उसके 2 रूप हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग करना पड़ता है। आई थिंक एज इज डन वेन पॉलिटिकली। भाई 20-25 साल आप रह लिए ना, तो 6-6.5 तो देना पड़ेगा। ममता बनर्जी 7, 6.5-7, बल्कि ज़्यादा भी दे सकता हूँ, बिकॉज देखिए लोन फाइटर है, और लोन फाइटर। CPM कोई कमज़ोर पार्टी नहीं थी, बीजेपी भी इस समय बंगाल में कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, सबको रखना सामने। आई थिंक एज अ स्ट्रीट फाइटर एक आइडियल पॉलिटिशियन है। देखिए हर स्ट्रीट फाइटर की इडियोसिंक्रेसीज होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, समय चलते हुए सब कुछ सामने आता है, कुछ नहीं आता है, बट मैं तो उनको बल्कि कुछ हद तक PM से भी हायर रेट करूँगा एज अ पॉलिटिशियन, 8 भी दूंगा। हाँ, अखिलेश यादव डिसअपॉइंटिंग, आई वुड से 5, 5.5। बहुत कुछ वो कर सकता था आदमी मेरे हिसाब से, तो इतनी अच्छी पार्टी थी, फादर की इतनी अच्छी लेगेसी है, अभी लग नहीं रहा कि ही इज़ लिविंग अप टू हिज लेगेसी। अरविंद केजरीवाल इनिशियली 7, नाउ अबाउट 4। वो अपनी लेगेसी मेंटेन नहीं कर पाया। उसको लगा कि वो जो एक समय था ना जब अपने उल्टे सीधे बोल के आप सामने आ जाओ, वो समय होता है छोड़ के आगे चलो यार, आप काम करो, वो चेंज नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव आई वुड से 6 to 7। ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ, ट्राई कर रहा है, बट उसका मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा और व्यापकता उसको अपने भीड़ इकट्ठा करने में लानी पड़ेगी। सोनिया गांधी आर रेट वेरी हाई, 7 to 8। सी आई टेल यू, मैं कई बार मैम को पर्सनली मिला हूँ, एंड आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, अ फैंटास्टिक पॉलिटिशियन। ओके, ऑफ कोर्स नाउ शी इज़ रिटायर्ड, बट आई थिंक कांग्रेस पार्टी में इफ आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर एनीबडी, इट इज सोनिया गांधी।
एंड आई वुड टेल पीपल, उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लोगों के मन में जाता है, पर मैं उनको बहुत ही सधा हुआ और संभला हुआ नेता समझता हूँ। एंड अगर आप एक शब्द में इस्तेमाल करूँ जो मैं बार बार कहता हूँ, सबसे प्रो पुअर जो अगर कोई बिना किसी आइडियोलॉजी को यूज़ किए हुए अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मैं मिसेस गांधी को मानता हूँ। बहुत शुक्रिया इस लंबी बातचीत के लिए संदीप जी, आपका, आपने समय निकाला और तमाम बातें करी हमने आपसे, आपकी पर्सनल लाइफ के, सियासी सफ़र के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कभी आप दिल्ली तक में थिएटर करो तो बुला लेना। जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं चौबदार भी बन सकता हूँ और हीरो भी बन सकता हूँ। बिल्कुल सॉरी, नॉट हीरो, बट उसमें बुला लीजिएगा कभी आप। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे उस पर डांस पर आना आप सबको। बिल्कुल, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।